आज एक दिवसीय निपुण भारत मिशन कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे यहाँ पर वर्चुअल स्टूडियो देहरादून से हमारे बीच में एससीईआरटी से संयुक्त निदेशक महोदया कंचन देवराड़ी मैम, उप निदेशक महोदया हिमानी बिष्ट मैम और साथ में राज्य परियोजना कार्यालय से हमारे साथ राज्य समन्वयक नेगी जी और भट्ट मैम हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ राज्य परियोजना निदेशक सर, अपर निदेशक एससीईआरटी और अपर राज्य परियोजना निदेशक महोदय जुड़ेंगे। मैं आज के इस एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम में जनपदों में विभिन्न वर्चुअल स्टूडियो में लैब में बैठे हुए हमारे डाइट प्राचार्य, मुख्य शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा साथ ही जनपदों में जिला समन्वयक एफएलएन तथा डाइट से हमारे जो एफएलएन कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज शौर्य दिवस भी है, तो मैं आप सभी को शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं और सभी अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन आप सबकी और अपनी ओर से अर्पित करता हूं। जैसा कि आपको लेटर दिया गया था कि आज हम लोग निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान है, उस पर एक ओरिएंटेशन करेंगे और साथ में एक हमारा जो अभी तक का पिछले एक साल में कुछ कार्य हुए हैं, उनकी प्रगति और समीक्षा भी हम लेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा मुझे लगता है कि लगभग सभी जनपद जुड़ चुके होंगे। हो सकता है कि कहीं आज शौर्य दिवस के कार्यक्रम भी होंगे, तो सीओजी या डाइट प्राचार्य अगर कहीं किसी और कार्यक्रम में व्यस्त होंगे, तो जितने भी हमारे सभी 95 विकास खंड में बीओज और डिप्टीओज होंगे, साथ में डिस्ट्रिक्ट में डीसीज होंगे और डाइट के हमारे एफएलएन कोऑर्डिनेटर्स होंगे, सभी जुड़े होंगे। साथ में चूंकि कई जनपदों से क्वेरीज आई थी कि हमारे जो मेंटोर्स हैं, कई जनपदों ने मेंटोर्स बना लिए हैं और कई जनपदों ने अभी मेंटोर्स नहीं जो है सेलेक्ट किए हैं, वो भी इसमें जुड़े होंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में थोड़ा सा शुरुआत में मैं चाहूँगा कि आदरणीय संघ निदेशक मैम से कि दो शब्द इस पर अपना कहेंगे और उसके बाद हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बीच में हमारे साथ जो हैं फिर हमारे अधिकारी लोग जुड़ेंगे, तो उस समय हमारी बातचीत हो जाएगी और फिर हम एक तरह से इसका निपुण भारत मिशन और बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कार्यक्रम है, इस पर लगभग एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ है और क्या हमें करना है। तो आदरणीय संघ निदेशक महोदय। निपुण भारत की ओरिएंटेशन वर्कशॉप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सम्मानित शिक्षा अधिकारीगण, सम्मानित प्राचार्यगण, सम्मानित खंड के हमारे समस्त अधिकारीगण और माध्यमिक से अगर जुड़े हुए हैं तो समस्त अधिकारीगण और हमारे सम्मानित कोऑर्डिनेटर्स, हमारे शिक्षकगण और जो भी इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे वो मेंटर्स हों, चाहे जो भी एफएलएन की के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हमारे सभी साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का एससीईआरटी की ओर से हार्दिक स्वागत है, राज्य परियोजना की ओर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, सभी को मालूम है कि हमारा एफएलएन का जो कार्यक्रम है ये फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, जिसको कि हम कह सकते हैं कि आधारभूत ज्ञान किसका, एक तो पढ़ने का और पढ़कर उसको समझकर पढ़ने का, एक तो ये है, और न्यूमरेसी है संख्या ज्ञान, आधारभूत संख्या ज्ञान। अब आप कह रहे होंगे कि इस पर इतनी बड़ी मीटिंग और इतना बड़ा कार्यक्रम करने की क्या आवश्यकताएं पड़ गई। ये लास्ट ईयर से हम लोग इस कार्यक्रम को भारत सरकार के निर्देशन पर चला रहे हैं। ये एक जो हमारी स्टडीज से निकल करके आया, हमारे जो सर्वेज हुए हैं, शैक्षिक सर्वे, उनमें ये निकल करके आया कि हमारे बच्चों की जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, वो बहुत ही उसमें कमी पाई गई। जितना होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आपको मालूम है कि कोरोना ने तो
जितना बच्चों को आता था वो भी भुला दिया है। तो दो तरह की प्रक्रियाएं हुई हैं। एक तो ये होता था कि बच्चा जिस क्लास में होता था उस क्लास में जरूरी नहीं कि उसे पूरा आए, और उसके साथ ही सपोज हम ये मान के चले कि बच्चे को 60% उसके नंबर आए, इसका मतलब उसको जितना आना था वो 60% आया, 40% नहीं आया उसको। तो जो 60% है उसको लेकर के वो अगली कक्षा में चला गया, 40% छूट गया। तो हम उस 40% के गैप को अगली कक्षा में भरने के लिए मिशन कोशिश के रूप में भी एक चला रहे थे प्रोग्राम। यानी बच्चा जब अगली कक्षा में जाए तो कम से कम उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज जिनके आधार पर वो नेक्स्ट कक्षा में उसे जाना है और संचालित उसे अपना पूरा कोर्स पूरा करना है, उसे समझना है और कंसेप्ट्स को समझना है, तो ये सारी चीजों के लिए जो बातें जरूरी थी वो उसको आ जाती थी। थोड़ा सा हम रेमेडियल क्लासेस चलाते थे, शुरू में पुनरावृत्ति करते हैं और उससे हम सोचते हैं कि 60 से 100 पर नहीं आएगा लेकिन 80-90 पर आ जाता है बच्चा। तो यानी कि कुछ ना कुछ हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोरोना काल में आप सब विज्ञ हैं कि बहुत बुरी तरह से बच्चे का जो लर्निंग का जो लॉस हुआ है, यानी उसने जो कुछ सीखा था पिछली कक्षाओं में उससे भी पहली कक्षाओं में, सपोज कक्षा 3 का विद्यार्थी है तो उसने कक्षा 2 में जो नहीं सीखा वो तो एक बात है ही है, उसके अलावा जो उसने कक्षा 1 में सीखा था, जो प्राइमरी क्लासेस में सीखा था, आंगनबाड़ी में सीखा था या घर में जो कुछ सीखा था, बच्चा उस सबको भी भूल गया। यानी बेसिक कंसेप्ट भी, बेसिक चीजें की भी बच्चे के पास नहीं रही। तो इस स्थिति में क्या करना होगा, क्योंकि ये तो एक इमरजेंसी की स्थिति आ गई है, जो बच्चे का जो लर्निंग, आप लोग तो फील्ड में जॉब कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि बच्चों की क्या स्थिति है। हमने भी कुछ जगहों पर जाकर देखा था तो वास्तव में उसको वेरीफाई किया था कि हाँ ऐसा है। तो इन स्थितियों में साथियों हमको इस मिशन के साथ आगे बढ़ना होगा। भारत सरकार ने इसी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को निपुण भारत के रूप में एक लॉन्च किया है, निपुण भारत की गाइडलाइंस से, और उससे आप पूरी तरह परिचित हैं। बहुत बार इसका ओरिएंटेशन हुआ है, फिर भी इसके क्या मेन फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या होना है, क्या क्या कार्रवाइयाँ होनी है और कैसे हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, इस सब के बारे में डॉक्टर बिजलवाण जी हमारे साथ हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, और ये आपको बताएंगे कि क्या क्या उसके मेन फीचर्स हैं और कैसे हम मिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मिशन का मतलब बिल्कुल आप समझते होंगे, मुझे ऐसी आशा है। तो शुभकामनाएं कि हम साथियों, मुझे ये भी कहना है कि उत्तराखंड अपने शैक्षिक परिदृश्य में एक अच्छा स्थान रखता है। भले ही हमारा अभी सर्वे में तो बहुत अच्छा नहीं रहा, हमारा जो नेस का रिजल्ट आए हैं वो सब आप लोगों ने देखे हैं, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं और किया भी है हमने। तो इस स्थिति से भी उभर करके आएंगे ऐसी मुझे आशा है। और इस मिशन के साथ लग के न सिर्फ छोटे बच्चों का बल्कि बड़े बच्चों तक भी हम इसी मिशन के साथ आगे बढ़ेंगे। ये शुभकामनाएं हम सब के लिए, हम पूरे शैक्षिक जगत के पूरे परिवार के लिए मेरी तरफ से ये शुभकामनाएं। आगे के लिए मैं माइक सौंपती हूँ डॉक्टर बिजलवाण जी को। थैंक यू मैम, आपने सूक्ष्म रूप से सारी चीज़ों को रख दिया है। और चूंकि लगभग 1 साल हमको निपुण भारत मिशन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में किए हो गई है और बहुत सारे लेटर्स और बहुत सारे ओरिएंटेशन वर्कशॉप या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो है हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन हुई है, डाइट के साथ ज़्यादा हुई हैं। लगभग जो अभी हमारे जो डीसी आए हैं नए जिला समन्वयक, तो उनके साथ भी बहुत कुछ समझने की और सीखने की जरूरत है कि किस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और चूंकि ये पार्ट ऐसा नहीं है कि ये डीपीओ और डाइट दोनों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं इसमें रहेंगी, क्योंकि अगर एकेडमिक पार्ट देखा जाए तो जैसे यहाँ पर स्टेट में एसपीओ और एससीईआरटी मिल करके इसको हम इन एक्टिविटीज को जो है डेवलप कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट में डाइट और डीपीओज मिल करके इन सभी एक्टिविटीज में जब तक एक अच्छा कोऑर्डिनेशन और एक कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो तब तक हम नहीं समझते हैं कि ग्रास रूट पर कोई हमको अचीवमेंट मिलेगा। तो इन सभी बातों के लिए चूंकि लगभग बहुत सारे एक्टिविटीज से हमारे डाइट्स और
जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और विकास खंड में जो ऑफिशियल्स हैं वो परिचित हैं, तो उसको चूंकि एक बार हम अपडेट कर लें और उसके बाद तब इस पर हम बातचीत करेंगे, तो इसके लिए अपडेट के लिए मैं हिमानी बिष्ट हमारे बीच में है और साथ में हम यहाँ पर उन्हीं को थोड़ा सा कुछ मुद्दों पे आपकी बात करेंगे। इनमें ये देखना ये होगा कि अभी तक जो हमारी अपनी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से और स्टेट लेवल से जो तैयारियां थी, स्टेट लेवल से तो लगभग हमारी जो तैयारियां थी वो हो चुकी हैं। क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी वो तैयारियां हुई हैं, नहीं हुई हैं? और यदि नहीं हुई हैं तो प्लीज, क्योंकि अभी ये अगर हम इनके उसमें टू वे कन्वर्सेशन में जाएंगे तो टाइम बहुत होगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगी सभी से, जो नए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स बैठे होंगे हमारे आज के इसमें, कि वो देख लें कि आपको कल या परसों नेगी जी एसपीओ के द्वारा एक पत्र गया था जिसमें 4 लेटर्स का आपको जो है एक हवाला दिया गया था कि जिनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट में ये तैयारियां की जानी थी। कुछ डाइट स्तर से होनी थी और कुछ हमारे डीपीओ स्तर से होनी थी। तो अगर माना उन पर कोई कार्यवाही हुई है तो उसकी आख्या, साथ में यदि नहीं हुई है तो कितने दिन के अंतर्गत वो आप करके ले आएंगे, क्योंकि हमारे बीच में जब बाद में हमारे अधिकारी यहाँ पर बैठेंगे तो तब तक हम उन बातों को उन तक ये रख देंगे कि लगभग 1 हफ्ते के अंदर ये सभी जो तैयारियां हैं ये पूर्ण हो जानी चाहिए और इनकी सूची और इनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एसपीओ और एससीईआरटी को आ जानी चाहिए। तो मैं इसके लिए निवेदन करूंगा हिमानी बिष्ट मैम से कि प्लीज इस पर बात करेंगे और साथ में उनको हम कैसे ये जो गैप है, देखो अभी तक हम 22-23 में चल रहे हैं, एनईपी 2020 2020 से शुरू हो गया, जो हमारा निपुण भारत मिशन है 2021 से जो है ये स्टार्ट हो गया। और उसके बाद चूंकि जब हम अगर इसको विद इन द टाइम अगर इन टास्क को कंप्लीट नहीं करेंगे तो आगे के जो टास्क है हमारे, जब असेसमेंट वाले टास्क आएंगे, अचीवमेंट वाले टास्क आएंगे, तो वहां पर हम इस तरह के लेम एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। और चूंकि अब हम लोग एक टीम के रूप में हैं, तो टीम के रूप में जहां पर भी जिस तरह के भी सहयोग जिससे बन पड़ता है, चाहे स्टेट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, ब्लॉक लेवल से, हमको तुरंत इनको जो है इनिशिएट करना पड़ेगा। अदरवाइज हम वास्तव में बहुत सारी चीजों में बहुत पीछे चल रहे हैं। तो बिष्ट मैम से निवेदन है, फिर पीपीटी भी यहाँ पे उसको शेयर कर लेंगे। सभी उपस्थित जनपदीय अधिकारी, प्राचार्य एवं अन्य जितने भी प्रतिभागी हैं हमारे डाइट और डीपीओ से, उन सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। जैसा कि अभी इसमें मैडम ने भी, जीडी मैम ने भी काफी बता दिया है और बिजलवाण जी ने भी बताया है, तो सिर्फ मेरा यही कहना है कि हमने यहाँ पे से जितना निपुण भारत को कार्यक्रम को शुरू हुए 1 साल हो चुका है। पिछले 5 जुलाई 2021 को इसका शुभारंभ हुआ था और इसको 1 साल हो चुका है। पिछला समय क्योंकि कोविड में गया तो लास्ट ईयर भी इसमें जितना काम डिस्ट्रिक्ट्स में होना था वो नहीं हो पाए। स्टेट लेवल के जो काम है डेवलपमेंट के वो हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो है पीएमयू का गठन कर लिया, स्टीयरिंग कमेटी का गठन हो चुका है, लेकिन यही काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होने हैं। लेकिन अभी उसकी हमें अभी ढंग से प्रोग्रेस नहीं मिल पा रही है। भारत सरकार हर महीने इसकी ट्रैकर में इसकी जो है अपडेट मांगती है और जैसे जनपद स्तर पर पीएमयू का गठन होना है, खंड स्तर पर भी, विकास खंड स्तर पर भी पीएमयू का गठन होना है, लेकिन अभी तक उसकी स्थिति क्या है इसके बारे में भी हम जानकारी चाहेंगे। क्योंकि वैसे तो हम लोग कह रहे हैं कि गठन हो चुका है, लेकिन क्या यह ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, इनकी रेगुलर बैठक हो रही है या नहीं हो रही है, और इनका जो पीएमयू का हो चुका है उनका हमारे साथ अभी कोई भी ऐसी बैठक हुई नहीं है स्टेट के साथ, कि ताकि कोऑर्डिनेशन हमारा उनके साथ बना रहे। और ऐसे ही जनपद स्तर पे जो है आपको यहाँ पे मेंटर भी बनने हैं और उनका भी मैपिंग होनी है। हर स्कूल में हमें एक टीचर एफएलएन के लिए बनाया जाना है, जो कि एफएलएन के नाम से ही, एफएलएन कोऑर्डिनेटर के नाम से रहेगा और वहीं के लिए डेडिकेटेड होगा, जो एफएलएन का काम हर स्कूल में देखेंगे, उनके निर्देशन में एफएलएन का होगा। और लेकिन अभी तक हमें लग रहा है, हमने डाइट्स को उसमें अपने साथ जोड़ा था, लेकिन अभी तक हमारे पास इनकी ढंग से सूची नहीं आ पाई है।
जो हमारा हर विद्यालय में एक FLN कोऑर्डिनेटर बनेंगे टीचर में से ही, उनकी भी हमारे पास सूची नहीं है। और एक जो हमारी मेंटोरिंग बनेगी, वो जो मैपिंग होनी है, वो भी हमें अभी FLN मेंटर जो बनने हैं, वो भी अभी हमारे पास की सूची नहीं आई है। भारत सरकार से लगातार इसकी समीक्षा होती है, हर महीने होती है, और हम लगातार इन प्रोसेस लिख रहे हैं। जनपदों से भी हमने लेटर भेजा था, दोबारा रिमाइंडर भी समग्र शिक्षा से गया है कि इसकी सूची हमें उपलब्ध कराई जाए जो FLN मेंटर्स बने हैं, और जो हम एक डेडिकेटेड टीचर FLN कोऑर्डिनेटर के नाम से कह रहे हैं, तो उसकी अभी तक हमें कोई सूची उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो पहले तो हमको इसी का ही आइडेंटिफिकेशन करना होगा ताकि हम इस काम को आगे बढ़ा सकें। राज्य स्तर पे तो हमने काफी काम जो हमारे स्तर का था डेवलपमेंट का काम, वो हम कर चुके हैं, और लेकिन अब जनपद स्तर पे आप सभी जानते हैं कि निपुण भारत कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भारत सरकार का ये मिशन मोड पे ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, आप सभी को इसकी जानकारी है। लेकिन ये अभी तक तो स्कूल बंद थे, लेकिन स्कूल अब खुल चुके हैं जुलाई में, तो इसको तुरंत ही शुरू हो जाना चाहिए कि इसमें एक तो हमको डेडिकेटेड टाइम शेड्यूल हर स्कूल में एक देना है। उसके बारे में हम अभी बताएंगे कि किस तरह से FLN के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड टाइम दिया जाना है वहाँ पे, और वो जो टाइम है वो सिर्फ लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए ही समर्पित होगा। तो उसमें क्या क्या एक्टिविटी कराई जाएंगी, उसके लिए भी हमने यहाँ पे डायरेक्शन बनाए हैं। उसके लिए हम शीघ्र ही टीचर्स की ट्रेनिंग करने वाले हैं, जिसमें हम टीचर्स को बताएंगे। लेकिन उससे पहले जब तक टीचर की ट्रेनिंग हो, तो आप सभी जानते हैं कि जो निपुण के टारगेट हैं वो बहुत बेसिक टारगेट हैं, वो कोई नए टारगेट नहीं है। उसमें जो है हमको हमारा लिटरेसी है और न्यूमरेसी है, सभी जानते हैं कि ये हमारे बिल्कुल बेसिक टारगेट होते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। और इसके लिए जो हम एक्टिविटी डिजाइन करेंगे वो तो है ही, लेकिन उसमें भी अभी टाइम लगेगा। अभी टीचर ट्रेनिंग होगी, लगभग अगस्त में हम इसको शुरू करने जा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मेरा तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने डाइट्स हैं, सभी जनपद के अधिकारी हैं, वो अपने स्तर से भी टीचर से कहें कि वो इसमें जो लिटरेसी और न्यूमरेसी पर विशेष फोकस करें। बच्चों को समझ के साथ पढ़ना और जो गणित की जो बेसिक दक्षताएं हैं वो आनी, यही भारत सरकार का सबसे पहला टारगेट है। और ये कोई नया टारगेट नहीं है, हम यहाँ पे से कोई एक्टिविटी आए या ना आए, लेकिन टीचर्स इसे अपने स्तर से भी तुरंत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि टाइम 1 महीना तो लगभग स्कूल खुले होने वाले हैं, और अगला 1 महीना भी ट्रेनिंग होते होते हो जाएंगे, तो 2 महीने तो हमारे ऐसे ही चले जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आपके स्तर से भी निर्देश चले जाएं कि भाई आपको पढ़ाने में और न्यूमरेसी पर विशेष फोकस करना है, और उसके लिए आपको बिल्कुल अपने टाइम टेबल में एक समय देना है। जैसे लिटरेसी के लिए 90 मिनट रखा गया, न्यूमरेसी के लिए 60 मिनट का टाइम भारत सरकार के द्वारा है। तो इसी तरह से टीचर इस तरह से करेंगे तो हमें उम्मीद है कि हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, जो हमारा बिल्कुल बेसिक टारगेट है। बाकी हम अपना विजयलाल जी इसमें आगे थोड़ा प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको आगे इसमें ओरिएंट करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि ये स्लाइड आपको दिख रही होगी सभी की, जो वहाँ पर लैब में, तो ये देख लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट के लिए ये काम है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी बनी है नहीं बनी है, यदि बन गई है तो फंक्शनल है, उसके क्या टाइम टू टाइम उनकी बैठक होती है नहीं होती है, उसको अप टू, क्योंकि SPO से लेटर इसमें स्पेसिफिक जा चुका है कि स्टीयरिंग कमेटी में डिस्ट्रिक्ट में मेंबर कौन कौन होंगे, कितने होंगे और उनके कार्य दायित्व क्या होंगे, ये सारे आपको दे रखे हैं। जनपदीय PMU जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ये गठित हो चुकी है। इसकी रेगुलर बैठक होती है कि नहीं होती है, इसमें आपने किन किन लोगों को लिया है, इसके लिए भी आपको निर्देश दिए हैं। यदि नहीं बनी है किसी जनपद में किसी कारणवश, तो प्लीज विद इन 7 डेज आपको ये सब चीजें कंप्लीट करनी है। और ब्लॉक लेवल पर भी जो PMU बनना है उसके लिए भी पूरे दे रखें कि कौन कौन रहेंगे, क्या रहेंगे। इसमें जो लास्ट में जो परामर्शी के रूप में जो आप लेंगे, चाहे डिस्ट्रिक्ट में चाहे विकास खंड में, मेरे रिक्वेस्ट होगी कि वहां पर अगर आपको जो है कोई रिटायर्ड टीचर मिलते हैं, कोई इस तरह के अन्य डिपार्टमेंट से कोई रिटायर्ड कर्मी है जो कि शिक्षा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। और बाद में साथ में जो हमारे सहयोगी NGO हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके मेंबर्स तो इसमें रहेंगे। ये चिट्ठी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। SPD सर के जो सिग्नेचर है उनसे आपको विस्तृत दिशा निर्देश इसमें गए हुए हैं।
जो मेंटर्स का चयन करना था, इसमें हमने कहा था कि इसमें डाइट अपने को जो है थोड़ा सा जो है अपनी भूमिका निभाएं, और मेंटर्स के लिए भी आपको दे रखा था कि क्लस्टर लेवल पर जो है हमारे 2 हिंदी के और 2 गणित के 4 जो है शिक्षक जो इनोवेटिव हों, रिफ्लेक्टिव हों, जो अपने कक्षा शिक्षण में बहुत अच्छा कर रहे हों, जिनके बच्चे जो हैं बहुत आसानी से, बहुत आनंददायक तरीके से सीख रहे हों, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, और स्वच्छंद रूप से सीख रहे हों, ऐसे शिक्षकों का चयन करें ताकि वो अन्य शिक्षकों को भी उस क्लासरूम पेडागोजी को जो है वो शेयर कर सके। उन्हें अपने स्कूल में रहना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। ऐसे ही ब्लॉक लेवल पे भी 4 टीचर्स का आपने जो है एज ए ब्लॉक मेंटर्स के रूप में चयन करना था। उसकी सूची भी जो है आपने एसपी और डाइट को भेजनी, एससीईआरटी को भेजनी थी। तो आप क्लस्टर लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मेंटर्स हैं उनकी लिस्ट बना दीजिए, ताकि इनका भी ओरिएंटेशन हम जो है अगस्त माह में कंप्लीट कर सकें, और आपके पास उनका जो लिस्ट है, जो आपने चयन किए हैं, उनकी सभी जनपदों में होनी चाहिए। दूसरा, जो रिसोर्स पूल की बात की थी, जिसमें भाषा गणित के लिए कई बार हम लोग कुछ काम करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ था कि वो रिसोर्स पूल कैसे बनेगा, कि यानी कि वो डीआरजी की बात कर रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप होगा उसमें आप ऐसे टीचर्स को लें जिनका वास्तव में जो है काम धरातल पे भी है, और जो वास्तव में रिनाउंड टीचर है कहीं पर भी। यहाँ पर हमने कोई लिमिटेशन नहीं दी है, उस लेटर में लिखा हुआ है कि वो प्राथमिक का टीचर भी हो सकते हैं, जूनियर के भी हो सकते हैं, वो एलटी ग्रेड के भी हो सकते हैं, वो लेक्चरर भी हो सकते हैं। तो ऐसे आपके पास जो है हिंदी भाषा में जहां हम बात कर रहे हैं वो हिंदी और गणित के जो है आपके पास रिसोर्स ग्रुप का एक पूल होना चाहिए, जिसकी सूची डाइट लेवल पे होनी चाहिए। यदि नहीं बनी है तो प्लीज आप लोग इसको तैयार करके जो ये 7 बिंदु हैं, इन 7 बिंदुओं को आप अपडेट कर लें। तीसरा, एक हमने यहाँ से एक चिट्ठी दी थी और एक गूगल लिंक दिया था, जिसपे ये कहा था कि प्रत्येक स्कूल से जो कक्षा 1, 2, 3 को पढ़ाने वाले हमारे टीचर हैं, जो भाषा और गणित को पढ़ा रहे हैं, उनका जो है आपने गूगल फॉर्म भरना था, उसको टीचर ने स्वयं भरना था, वो गूगल लिंक टीचर तक पहुंचाना था। तो अभी तक हमारे पास जो अपडेट आया है, लगभग 2900 टीचर ही उस गूगल फॉर्म पे जो है अपडेट हुए हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में और ब्लॉक में वो लिंक टीचर तक पहुंचा ही नहीं है, जबकि लगभग 4 माह हो गए हैं इस लिंक को दिए हुए। तो प्लीज ये जिम्मेदारी सीओज को दी गई थी, डीपीओज को दी गई थी, और उसमें ये कहा गया था कि जब हमारे पास इस तरह का जो है डाटाबेस होगा, तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होंगी, जो भी शेयरिंग हमारे पास चीजें होंगी, लिटरेचर होगा, डायरेक्टली हम उस ग्रुप को दे सकते हैं। तो प्लीज इसको भी विद इन 1 वीक आप सभी जो टीचर्स जो है क्लास 1, 2, 3 को पढ़ा रहे हैं, उनका लिस्टिंग कर लेंगे गूगल लिंक पे। वो हम यहाँ पर हमारे पास वो आ जाएगी, वो संख्या कितनी है, क्या है, पूरा डिटेल आ जाएगा। तो इसको हम यही स्टेट से मॉनिटर भी कर रहे हैं। आपके केवल ये देखना है कि वो टीचर वहाँ पर जो है उस गूगल फॉर्म को जो है भर दें, फिल कर दें। उसके बाद यहाँ पर जो हम FLN कोऑर्डिनेटर्स की बात कर रहे थे कि जो मेंटर्स हैं वो किस तरह से जो है कार्य करेंगे, कैसे वो जो है मेंटरशिप देंगे टुवर्ड्स स्कूल और स्कूल से ऊपर की ओर, तो उनके लिए भी एक स्ट्रेटेजी बननी थी, तो वो भी अभी तक जो है हमारे पास नहीं आई है। तो मेंटर्स के रूप में आप किस तरह से जो है उनको चयनित कर रहे हैं, क्या वो सूची है और किस तरह से उनकी स्ट्रेटेजी होगी, ओरिएंटेशन होगा, तभी कर सकते हैं जब हमारे पास उनका कुछ जो है नंबर्स होंगे या किस तरह के कितने लोग उसमें हो रहे हैं, तो उसी तरह से स्ट्रेटेजी होगी। तो प्लीज सभी हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट से, ये डिस्ट्रिक्ट डीपीओज और डाइट के लोग मिल करके इसको जो है देख लें, और ये हमारा जो है पहला महत्वपूर्ण कदम है जो लास्ट ईयर हो जाना चाहिए था, जिसमें हम ही पीछे हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो जो हमारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निपुण भारत मिशन में जो प्लान ऑफ एक्शन हुआ है, वो जो टास्क दिया गया था वो था कि 2022-23 से कक्षा 1 में प्रवेश कर लेने वाले सभी बच्चों को 3 महीने के स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम से
लाभान्वित किया जाएगा, जो हमारे जनपदों में, हमारे स्टेट में 1 अप्रैल से लागू हो गया। लास्ट ईयर इसकी ट्रेनिंग डाइट के द्वारा सभी एमटीज को और टीचर्स को दे दी गई है। इसकी भी अद्यतन सूचना नहीं दी गई है। एक स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल जो आरोही है, जिसका नाम रखा हुआ है, ये सभी स्कूलों को एक एक या जहां पर जैसा बजट था 2-2 प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं। तो सभी विकासखंड स्तरीय अधिकारियों से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे देख लें कि अप्रैल, मई और जुलाई में कक्षा 1 में केवल स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल की जो गतिविधियां हैं उसका टाइम शेड्यूल था, वो टाइम शेड्यूल के अनुसार चल रही हैं, नहीं चल रही हैं। क्या ये लोग जानते हैं विद्या प्रवेश क्या है और आरोही क्या है? हाँ, बताइए। थोड़ा सा मैम का ये कहना है कि क्या जो ये स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल है विद्या प्रवेश, इसको देखा है या कई स्कूलों में इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन में आप लोग दिख रहे हैं, तो अपना हैंड रेज कर लें तो थोड़ा पता लग जाए कि वास्तव में ये किस तरह चल रहा है। कोई भी एक विकासखंड, या तो हम बोलें या वहीं से आप हैंड रेज कर लें। जैसे कुंज बहादुरपुर सर, आपको अनम्यूट कर देगा, आप बात करें सर। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। कहना है कि जो स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल है विद्या प्रवेश, आरोही नाम जो दिया है, वो क्या उस विकासखंड के सभी विद्यालयों में पहुंच गया, या आपने वहां पर देखा किस तरह से टीचर उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आरोही के बारे में? हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, प्लीज बोलिए। हाँ बिजलवाणी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है। हाँ, मैं भगवानपुर से बोल रहा हूँ। यहाँ पे समस्त विद्यालयों को आरोही पुस्तकें वितरित हो गई हैं और तदनुसार उसमें सभी अध्यापकों के द्वारा कार्य भी किया जा रहा है। जी, बहुत अच्छा सर। उसमें जो एक चीजें हैं, जैसे वो असेसमेंट का एक कार्ड दिया है पीछे, तो उस असेसमेंट को भी वो कंप्लीट कर रहे हैं साथ में कि कौन कौन सी गतिविधियां हुई हैं, क्योंकि जो हमारा विद्या प्रवेश आरोही मॉड्यूल है वो 6 डोमेन पे बना हुआ है और 6 डोमेन की गतिविधियों के लिए जी असेसमेंट साथ साथ ही किया जा रहा है। जी, असेसमेंट साथ साथ ही कर रहे हैं अध्यापक जी। जी हाँ, अल्मोड़ा से। जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। जी जी, बोलिए सर। जी, हमने पूरे क्लस्टर में सर, सारे हमारे 107 क्लस्टर हैं, वहाँ के 2-2 एमटी तैयार किए थे और साथ में हमने विद इन जो आपने टाइम लिमिट SCERT से तय थी, उसके क्रम में हमने प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक टीचर को उसमें उसकी ट्रेनिंग दे दी थी। और साथ ही साथ जो आपके 39 पैरामीटर्स थे जिसमें हमें असेसमेंट करना था, उसमें हमने थोड़ा सा हट करके गूगल फॉर्म में इसका असेसमेंट का फॉर्म प्रत्येक बच्चे का हमने वो कहता उसको चाहें तो आप SCERT से भी देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा हमारा किस लेवल पे है। और 3 महीनों में हमारा करीब 90% बच्चों का डाटा हमारे पास ऑनलाइन इस समय आपको मिल जाएगा। इसको जो गूगल फॉर्म आपने असेसमेंट डेवलप किया है, इसको SCERT के साथ भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, उसका लिंक आपको दे देंगे सर। और हमारे जितने भी क्लस्टर में जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमने जैसा कि आपका निर्देश था कि 2 हर एक भाषा का और एक गणित का, तो हमारे क्लस्टर में मेंटर्स वो तैयार हैं और वो लोग हमारे उनके अलग अलग ग्रुप्स भी बने हुए हैं। कोई भी यदि मैसेज हमको सर्कुलेट करना होता है या कोई प्रगति उसके बारे में जाननी होती है तो विद इन आधे घंटे के अंदर हम लोग तैयार रहते हैं कि हमारे सारे जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं या हमारे क्लस्टर में जो विशेषकर FLN के लिए जो कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं उनका डाटाबेस हमारे पास अपडेट है सर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ऑफलाइन ट्रेनिंग ऑलरेडी कराई थी सर। थैंक यू सर। जी जोशी जी, इसमें जो लिंकर गूगल बनाए हैं, तो प्लीज अन्य जिले भी सुन रहे हैं तो आप भी इसी तरह से जो है गूगल लिंक बना करके या उनसे जो है, जो जोशी जी हैं अल्मोड़ा डाइट में, उनसे आप संपर्क करके उन चीजों को ले सकते हैं। जी, अन्य जिला, हाँ, डाइट को छोड़ करके ब्लॉग से अगर थोड़ा सा फीडबैक दे तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, पिथौरागढ़ से मैं हिमांशु नोगाई बोल रहा हूँ, खंड शिक्षा अधिकारी का। जी जी नोगाई जी। हमारे यहाँ पर जी आरोही पुस्तिकाएं जो हैं सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं हर विद्यालय में, और इसमें क्लस्टर लेवल की एक ट्रेनिंग भी हो चुकी है, डाइट में ट्रेनिंग करा दी है DDR द्वारा। और अब इसको हमें इम्प्लीमेंटेशन पर ही हम फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं तो इसका देख रहे हैं। लेकिन अभी एक एक टीचर्स को थोड़ा सा ये हम अगले वीक से करेंगे कि हर टीचर की ट्रेनिंग के लिए जो आपने अभी बताया है वाली ट्रेनिंग को हम यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड जो भी हमारे अच्छा रहेगा उसमें हम शुरू करेंगे इसमें। और CO साहब के भी इसमें बैठे हैं, सर के भी सीधे निर्देश हैं कि इसमें हम गुणवत्ता में
तेजी करने के लिए और रेडीनेस का जो हमारा प्रोग्राम है इसको तेजी से अच्छे से इम्प्लीमेंट करने करके लगातार मीटिंगों में सर ने भी वो किया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो हमारी समिति है उसका भी गठन किया गया जा चुका है और डीएम साहब के भी इसमें इसी प्रकार के निर्देश हैं कि इनको इम्प्लीमेंट किया जाए करके। जी, पिथौरागढ़ में थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमारी उपनिदेशक महोदया गई थी प्रारंभिक शिक्षा से भट्ट मैम मुंशियारी जनपद में, तो जब वो वहां पर जी। स्कूलों में गई थी, उनको 2-3 स्कूलों में कहीं आरोही पुस्तिका नहीं मिली और उन्होंने फिर वहीं से मुझे कॉल किया था। तो इसलिए थोड़ा देख लीजिएगा पहुंच कि चुकी है। जी जी, अभी हमने जो क्योंकि है पिछले सप्ताह जो है जहां जहां पे भी नहीं पहुंची थी वहां पर सभी जगह पे पूरे डाइट से सीओ साहब के माध्यम से सभी जगह वहां पर क्रॉस चेक भी करा दिया गया, प्रमाण पत्र हर खंड से ले लिए गए हैं कि आपके पास आरोही की किताबें पहुंची कि नहीं पहुंची है। सब जगह पहुंच चुकी है, अब पहुंच चुकी हैं और आने वाले समय में मेरे को लग रहा है उसमें हम काम करेंगे। अब चूंकि जो अगर लेट पहुंची है, तो चूंकि हमारा अप्रैल मई और जुलाई का उसमें जो है शेड्यूल था, जो टाइम शेड्यूल था, तो थोड़ा सा अगर माना जो है एक्स्ट्रा टाइम दे करके प्लीज उस जो शेड्यूल है, जो करिकुलम है, उसको भी कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर लेट पहुंची हैं तो फिर उनके पास एक्टिविटीज का होने लगा। तो ये जरूर देख लीजिएगा और उसका अपना प्लान जो है डाइट से मिल करके जहां लेट पहुंचे जिन जिन स्कूल में कैसे वो कंप्लीट होगा, तो उसका एक प्लान बना करके फिर शेयर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, जो आपकी निर्धारित समय सारणी है उसको कंप्लीट करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हमें देना पड़ेगा, तो उसी के अनुसार हम वहाँ पे निर्देशित करेंगे। जी, और विकास खंड से कहीं उधम सिंह नगर भागलपुर। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, इसके लिए कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले नए बच्चे 3 से 8 वाले साल के। जी मैम, आप थोड़ा आगे आ जाइए कैमरे के सामने। सर माई सेल्फ मिसेज बीना राय फ्रॉम जीपीएस फुसुंगा, हेडमास्टर। अभी जी बताइए आपके यहाँ क्या स्थिति है? सर स्थिति तो ठीक है सर, उसमें जो हमने बेसिक उनको बच्चों को यही जो विद्या प्रवेश को भी अगर लें तो उसमें हाँ बैठ जाए मैम, प्लीज आप बैठ जाए। थैंक यू सर। तो उसमें जी मेन दी गई थी गतिविधियां गणित में जी भी, और उनको बेसिक ज्ञान देना था सर। व्हेन दे आर कमिंग टू स्कूल दे आर वेरी न्यू, बहुत थोड़ा उस स्कूल से वहाँ के पर्यावरण से आसपास के उनको जागरूकता, स्वास्थ्य, रंग, जी इसकी पहचान। तो कोई एक्टिविटी मैम आपने भी कराई या केवल उन्हीं टीचर्स ने करवाई है जो उनके लिए डेप्यूट है? नहीं सर, मैं आई एम टेकिंग आल्सो क्लास 1 देयर। वेरी गुड। इन द स्कूल, यस आई एम टेकिंग क्लास 1 देयर इन द स्कूल। तो अब तो लगभग 3 माह पूरे हो गए हैं, तो क्या कंप्लीट हो गया है वो जो आरोही का जो कोर्स था, कंप्लीट हो गया? जी सर, पर्यावरण में भी वो ओरल तो बता पाते हैं सर, दे आर फीलिंग, उनको बोलते हैं हम कि ये चीज, वो हिंदी में ऐसे बता पाते हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम करते हैं। दे आर लर्निंग द इंग्लिश वेरी गुड, डूइंग द मैथ्स, टोटलिंग दे आर डूइंग सिंपल टोटलिंग काउंट करके या ओके, थैंक यू मैम। अभी तो जो वो करते हैं। भाषा में आरोही में जो करिकुलम है वो ये है, सुनने और बोलने पे दिया हुआ है। जो हमारा भाषा का सुबोपल ही होता है, तो सुनना बोलने पे एक्टिविटीज है। रीडिंग राइटिंग की एक्टिविटीज इसके बाद आएंगी, तो वो क्लास 1 करिकुलम को कोप अप करेंगी। थैंक यू। कोई अन्य जिले, चमोली से कोई? थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मोलधार टेहरी में ब्लॉक हेडक्वार्टर में कोई स्कूल? जी आइए मोलधार से। जी सर, बधाई और शुभकामनाएं। डंडियाल सर। जी सर। जी हाँ सर, ये हाँ ब्लॉक थौलदार से हैं, टिहरी डिस्ट्रिक्ट से। जी और ये जो आरोही जो कार्यक्रम है जो था वो अप्रैल से ही स्टार्ट हो गया था। शुरुआत में ही इसकी ट्रेनिंग भी हो गई थी और इसका जो टाइम शेड्यूल था उसी के हिसाब से इसको स्कूलों में चलाया भी जा रहा है सर। ये जो 6 कौशल जो थे, शारीरिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, भाषाई विकास, सृजनात्मक विकास, संज्ञानात्मक, गणितीय विकास, भावनात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक एवं पर्यावरणीय, तो इसी के आधार पर जो टाइम शेड्यूल उस पर दिया गया है पुस्तिका पे कि किस टाइम पे कितना होना है, उसी को कहीं पर हमें मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी तो वो भी होता है। और अब जैसे जुलाई में विद्या सेतु भी प्रारंभ हो गया है और ये जो आरोही है इसका भी अंतिम माह का जो अंतिम 4 सप्ताह का था, तो लगभग दोनों को क्लब करते हुए ही चल रहे हैं सर। जी, तो उसको जैसे अल्मोड़ा में अल्मोड़ा डाइट ने किया है वैसे हम उनसे मांग लेंगे
उस तरह का अगर गूगल फॉर्मेट शेयर हो जाए तो एक तरह से वो जो असेसमेंट है वो बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा और ट्रैकिंग के लिए भी आसान होगा। थैंक यू वेरी मच। कोई अन्य जिला? उत्तरकाशी, भटवाड़ी से है कोई स्कूल या मोरी पुरोला से? प्रणाम सर, बटवाड़ी हाँ। से सर, बटवाड़ी से। जी 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 बटवाड़ी से जी, बताएं सर। जी, ब्लॉक पीएमओ का गठन हो चुका है सर। गुड। हाँ, जी, और मेंटर भी जो है सर, हम जो सियास क्लस्टर के स्तर पर है वो चयन, और ये स्कूल रेडनेस की जो आरोही मॉड्यूल है उसकी स्थिति? वो किताब सब जगह बांट चुकी है सर, प्रत्येक विद्यालय को। अच्छा, स्कूलों में और जो इम्प्लीमेंट? बुक है वो, जी, जी इम्प्लीमेंट सर हो रहा है। चलिए, थैंक यू। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो टाइम शेड्यूल है और जो चीजें एक तरह से जो है शेड्यूल वे में जाएंगी तो उसमें थोड़ा सा डिले अगर होता है तो फिर चूंकि हमारा मिशन कोशिश फर्स्ट में हमारा क्लास 1 के लिए जो है आरोही मॉड्यूल था, उसके बाद रिफर्बिश करिकुलम आ गया और उसके बाद जो मिशन 2 करके चलेगा विद्या सेतु, तो उसमें अगर जो चीजें चलेंगी तो जब ये पहली चीजें कंप्लीट होंगी तभी जो आगे की चीजें हैं वो एड अप होंगी। तो मुझे लगता है कि इसकी जो एक रिपोर्ट है डाइट्स के जो हमारे को वो हैं FLN देख रहे हैं, तो प्लीज इसकी एक डिटेल रिपोर्ट बना करके और इसका एक फॉर्मेट हम आपको भेजेंगे, उसका आधार पे आप उसकी रिपोर्ट बना करके जो है SPO को, सॉरी SCRT को भेजेंगे। चलिए थोड़ा सा अब हम ये बातचीत कर लेते हैं निपुण भारत मिशन पर, क्योंकि बहुत सारे अभी जो हमारे साथी इसमें जुड़े हैं, ये पूरी टीम है, निपुण भारत मिशन की पूरी टीम है और इसमें सबसे अधिक स्टेक होल्डर्स हैं, कम्युनिटी से लेकर के, ऑफिशियल से लेकर, टीचर से लेकर, स्टूडेंट से लेकर के जितने भी हैं, हमारा डिपार्ट नहीं अदर डिपार्टमेंट भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। तो जो आपने देखा होगा कि निपुण, इसको तो हम हिंदी में कह रहे हैं लेकिन वैसे NIPUN है, और अगर आप इसको पूरा वो देख लेते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए जो निपुण भारत मिशन की स्थापना की गई है, ये पूरे भारत के लिए है। और चूंकि मैम ने बता दिया था, JD मैम ने, कि जितने भी सर्वे में अभी तक ये देखा गया है कि क्लास 3 में हमारे बच्चों को अभी भी कक्षा 1 की जो दक्षताएं संबोध हैं वो भी नहीं आ पाते हैं। तो कारण ये है कि अगर हम फाउंडेशन से ही उन बच्चों की स्थिति मजबूत करते हुए नहीं जाएंगे तो आगे वो बच्चे जो हैं हमारे ड्रॉप आउट हो जाते हैं या स्कूली शिक्षा से वो जो है विमुख हो जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक लक्ष्य दिया गया है, मिशन है और मिशन का टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड के साथ इसको एक टारगेट के रूप में दिया गया है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, वो लिखा हुआ है 2025 तक कक्षा 3 में सभी बच्चों को जो है उनकी मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान जो है प्राप्त कर लेनी चाहिए। लेकिन ये डॉक्यूमेंट NEP का था, ये यहाँ पे कोट किया हुआ है। निपुण भारत गाइडलाइन का जब डॉक्यूमेंट आया, चूंकि 1 साल लगभग 1.5 साल जो है कोविड पीरियड रहा, जिसके कारण इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसको निपुण भारत गाइडलाइन में 2026-27 तक का टारगेट टाइम बाउंड दिया गया है। और अगर इसमें देखेंगे तो 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे हमारे आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा इसका उद्घाटन नेशनल लेवल पर हुआ था। इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि उसमें था कि बाल बाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के लिए पूरे भाषा और गणित के लिए लक्ष्य निर्धारित हैं, जो 2026-27 तक हर बच्चे को पूर्ण कर रहे हैं, चाहे बच्चा वो गवर्नमेंट स्कूल का हो चाहे प्राइवेट स्कूल का हो, सभी के लिए ये टारगेट है।
ये कोई बाउंड्री नहीं है इसमें कि केवल इन बच्चों के लिए, हर बच्चे का, ये नहीं कुछ ही, प्रत्येक बच्चे का। इसी के परिप्रेक्ष्य में पिछले साल 9 सितंबर 2021 को हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी और जो वर्तमान में हमारे जो हैं समग्र शिक्षा निदेशक भी हैं, डीजी भी हैं, आदरणीय तिवारी जी के जो है द्वारा जो है हमारा निपुण भारत मिशन राज्य स्तर में भी इसका जो है प्रारंभ हुआ, शुभारंभ हुआ, जिसमें कि कुछ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए भी जो है कार्यक्रम हुए थे। उसकी वैन भी जो है ये यहाँ पर जो है फ्लैग किया गया था इसको। अब अगर आप देख रहे होंगे लक्ष्य क्या है, बहुत बड़े नहीं है। जैसा कि मैम ने भी कहा, सभी लोग जानते हैं कि हर बच्चे को पढ़ना लिखना और सामान्य गुणा भाग जोड़ घटाना आ जाना चाहिए। एक करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में दी गई कुछ दक्षताएं हैं, कुछ उनकी कुशलताएं हैं, कौशल है, वो आने चाहिए। और जब आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर एनईपी की जो है वो जो हमारी इस बार का नया पैटर्न है 5+3+3+4 को नहीं दिया है, क्योंकि लगभग इसको सभी जगह आप जानते हैं और सभी इससे परिचित भी हैं कि जो फर्स्ट 5 साइकिल है उसको महत्वपूर्ण माना है, और जो निपुण भारत मिशन है वो फर्स्ट 5 साइकिल के लिए जो है लॉन्च किया गया है। पहला प्लान ऑफ एक्शन है ये, जिसमें कि सभी तरह की चीजें लक्ष्यवार टाइम बाउंड दी गई हैं। आप देखेंगे बाल बाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के लिए भाषा गणित के लिए प्रमुख जो है हमारे संबोधों को यहाँ पर टारगेट के रूप में दिया गया है, गोल के रूप में दिया गया है। क्योंकि बाल बाटिका कक्षा का भी शुभारंभ जो है हमारे स्टेट में हो गया है और पहले लगभग 5000 कोलोकेटेड स्कूल्स में इसको शुरू किया गया है। तो आप देखेंगे बाल बाटिका कक्षा में 5 से 6 वय वर्ष के जो बच्चे आएंगे तो उनके लिए बिल्कुल फिक्स एक जो है क्या है संबोध दिए गए हैं कि अक्षरों और संबंधित ध्वनियों को पहचान पाते हैं, कम से कम 2 से 3 अक्षरों वाले सरल शब्दों को पढ़ते हैं। ये बाल बाटिका के लिए है जो कि आंगनबाड़ी में चलेंगी। भाषा के लिए, हिंदी के लिए, गणित के लिए कि 10 तक के अंक जो हैं वो पहचानते हैं, पढ़ते हैं और उन 10 अंक तक के संख्याओं के साथ वो जो है कुछ भी खेल जो है आरोही अवरोही क्रम भी कर लेते हैं। साथ में जो गणितीय आकृतियां होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको भी व्यवस्थित कर पाते हैं, पैटर्न या कुछ इस तरह की चीजें जो दी गई हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में बाल बाटिका से ही लक्ष्यों को निर्धारित कर दिया गया है। जब बाल बाटिका में इस तरह से बच्चे के साथ एक्टिविटीज क्लासरूम प्रोसेस होंगी, वो इन संबोधों के साथ निपुण होकर के कक्षा 1 में आएंगे तो कक्षा 1 के लिए फिर जो करिकुलम दिया है उसके आधार पे फिर टारगेट दिया गया है। ये जो यहाँ पर चार्ट बना है, इस तरह का चार्ट प्रत्येक विद्यालय में और कक्षा 1, 2, 3 और बाल बाटिका की कक्षा में या तो वॉल पेंटिंग के रूप में, चार्ट के रूप में या किसी फ्लेक्स के रूप में जरूर ये जो है क्या है ये डिस्प्ले होना चाहिए। इसका डिटेल जो टारगेट्स हैं वो निपुण भारत मिशन की गाइडलाइन में दिए हुए हैं, उनको भी जो है प्रदर्शित जो है प्रत्येक कक्षा में करना है। इस तरह की चिट्ठी जो है या लेटर जो है एसपीओ से गए हुए हैं, लास्ट ईयर भी गए थे और उसके लिए धनराशि भी शायद जो स्कूल डेवलपमेंट ग्रांट थी उससे कहा गया था, ऐसे निर्देश दिए गए थे। तो शायद इस तरह के लक्ष्यों का जो डिस्प्ले है प्रत्येक स्कूल में होना चाहिए। यदि नहीं हुआ है तो प्लीज सभी ब्लॉक स्तर से, डिस्ट्रिक्ट स्तर से सभी अधिकारी वर्ग में बैठे हैं तो प्लीज इसको जो है डिस्प्ले करने का सुनिश्चित करें कि सभी विद्यालयों में हो। तो यहाँ पर इसको आप जब आप निपुण भारत गाइडलाइन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा। इसी तरह से कक्षा 2 में, कक्षा 3 में ये एक तरह से शॉर्ट टारगेट है और जो पूरे टारगेट जो एक लगभग 50 पेज की जो है निपुण भारत की गाइडलाइन है हिंदी की, उसके पीछे भी दिए हुए हैं। और ये हमने भी कई बार जो है ट्रेनिंग में या इन लक्ष्यों को हम जो है अब कक्षा 1, 2 और 3 की जो वर्कबुक है या टीचर हैंडबुक जो डेवलप किए उनके पीछे इसको प्रिंट करके दे रहे हैं। जो ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा, प्रोसेस शीट होगी, उसमें भी हम इन लक्ष्यों को जो है प्रिंट करके दे रहे हैं ताकि सभी जगह जो है ये लक्ष्य जो है हमारे
डिस्प्ले हो जाए, सभी अवेयर हो जाए। अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। इसको चाहे तो पंचायत घर की दीवार पे भी आप पेंट करा सकते हैं, लिखा सकते हैं, जो भी जिस तरीके से हो जाए। तो ये लक्ष्य है, फिक्स है, पूरे देश के लिए है और ये हमको अचीव करने ही करने हैं। तो तरीका अलग अलग हो सकता है, मीन्स और वेज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन टारगेट एक है। इस टारगेट के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। कैसे होगा? इसके लिए सभी स्तर पर जो है हमारे ट्रेनिंग हो रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं, कई तरह से लेटर सर्कुलेट हो रहे हैं। इसीलिए जो है स्टीयरिंग कमेटी, पीएमयू, डिस्ट्रिक्ट पीएमयू, स्टेट पीएमयू, मेंटर्स, उसके बाद डेडिकेटेड टीचर, इस तरह के ये सभी लोगों को ये इन टारगेट को कंप्लीट करने के लिए ये सारी कवायद चल रही हैं। अब ये देखिए कि दो तरह के मुख्य कार्य जो किए जा रहे हैं एफएलएन के अंतर्गत निपुण मिशन में, एक तो एकेडमिक वर्क है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। दोनों तरह की चिट्ठियां एसपीओ से और एससीईआरटी से बार बार जा रही हैं और ये इन पर हमारी बातचीत भी हो रही है। अगर आप देखेंगे एकेडमिक वर्क में, तो इसके लिए स्टेट लेवल पर एससीईआरटी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है और डिस्ट्रिक्ट में डाइट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है कि जो एकेडमिक ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निपुण भारत मिशन में दी गई हैं वो हम लोग अपना परफॉर्म करें। हम इंतजार नहीं करेंगे कि कोई चिट्ठी आएगी, लेटर आएगा और तब हम करेंगे। डाइट के साथ हमारा कई बार इसमें जो है हमारा ओरिएंटेशन भी और ट्रेनिंग भी हुई है। इस साल हमारा शिक्षक शिक्षा का भी जो प्रोजेक्ट जो हमने जो है एक्टिविटीज डिजाइन की हैं वो हमने इसी के अंतर्गत की हैं और वो चीजें जो है धीरे धीरे डाइट अपने स्तर से कर रहे हैं। एससीईआरटी स्तर से और एसपीओ से मिलकर के भी जो है अकादमिक कार्य बहुत सारे कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो जो स्कूल रेडनेस मॉड्यूल है वो उसका हिस्सा है, उसको लगभग जो है हमें साल भर डेवलप करने में लगा। वो आरोही मॉड्यूल सभी टीचर्स के हाथ में है, तो वो एक डेवलपमेंट का पार्ट था, वो एकेडमिक वर्क था। वो एससीईआरटी ने और हमारे जो सहयोगी संस्थाएं थी उन्होंने मिलकर के उसको डेवलप किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो आरोही मॉड्यूल है ये एनसीईआरटी की गाइडलाइन तो थी, लेकिन उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल जो 3 माह का है अपना डेवलप किया है। लगभग कोई राज्य ऐसा नहीं था जिन्होंने अपना बनाया होगा। भले एनसीईआरटी के विद्या सेतु मॉड्यूल को बहुत सारे राज्य अडॉप्ट कर रहे हैं, वो दीक्षा प्लेटफॉर्म पे भी पड़ा है, लेकिन हमने अपना मॉड्यूल बनाया है और उसको हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। तो ये अकादमिक कार्य। दूसरा सबसे बड़ा अकादमिक कार्य अगर स्टेट लेवल से देखा जाए तो वो हमारा जो है बाल वाटिका हैंडबुक बनी है वो आंगनबाड़ी वर्कर के लिए। साथ में 3 वर्कबुक बनी है जो बाल वाटिका में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए, जिनका कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी कुछ दिन पहले जो है क्या है उद्घाटन हुआ है। तो ये अकादमिक कार्य स्टेट लेवल पे कंप्लीट हो गई। इसी तरह का कार्य जो है डाइट लेवल पे भी डाइट के साथियों के माध्यम से भी ये कंप्लीट हुए हैं। तो जितनी भी एकेडमिक वर्क्स हैं उसके लिए प्रोएक्टिव होकर के एससीईआरटी और डाइट एसपीओ के साथ मिलकर के अपने डिफरेंट जो एनजीओज के साथ मिलकर के उन कार्यों को कर रहे हैं। डेवलपमेंट के कार्य में टाइम लगता है और इसको कंटिन्यू जो है हमारे जो वह है वो कर रहे हैं। प्रशासनिक कार्यों में अब आप देख लीजिए, इसीलिए हमने एकेडमिक बॉडीज और जो हमारी दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं दोनों मिलकर के आज ये ओरिएंटेशन में है। अब अगर ये आरोही मॉड्यूल गया है, प्रत्येक स्कूल में पहुंचा नहीं पहुंचा, ये दायित्व जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे पूरे डिपार्टमेंट का है, यानी कि डीओ बेसिक हो गए, सीओज हो गए, इसमें बीओज हो गए, डिप्टी ओज, इनका देखने का है कि प्रत्येक स्कूल में पहुंचा नहीं पहुंचा, वहां पर ये इम्प्लीमेंट हो रहा नहीं हो रहा है। तो इन चीजों को देखने का काम दोनों साथ साथ चल रहे होंगे। आप ये देखेंगे कि जो चीजें हो चुकी हैं, कई बार ये होता है कि भाई कई लोग कहते हैं नहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति चल रही है, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। लगता है कि वास्तव में कुछ नहीं हुआ है क्योंकि अभी ग्रास रूट पे धरातल पे चीजें दिख नहीं रही हैं। शिक्षा ऐसा मुद्दा होता है जिसको अगर हम आज शुरू करेंगे तो उसके रिजल्ट 10 या 15 साल बाद दिखते हैं, तब रिफ्लेक्ट होते हैं।
एकदम रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, लेकिन प्रोसेस में कैसे आएंगे, किस तरह आएंगे, प्रोसेस पार्ट ये है। अगर आप देखेंगे कि FLN के लिए जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं, क्योंकि ये एकेडमिक वर्क है, इसको डेवलप करना, किस तरह का TLM होगा, क्या होगा, कैसी चीजें होंगी, ये आपके स्क्रीन पे है। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है सीधे मोबाइल से ले सकते हैं। 12वीं मॉड्यूल पे हमारी बात हो गई, डिटेल हो गई। अभी कक्षा 1 से लेकर के और 3 तक के लिए भाषा और गणित की एक्टिविटी बुक, उसका नाम हमने दिया है निपुण वर्क बुक का नाम दिया है। वो कंप्लीट हो गई हैं, उसकी 3-4 वर्कशॉप हो गई हैं, वो डेवलप हो चुकी हैं कि भाषा में कक्षा 1, 2, 3 में कैसे चलना है, किस तरह चलना है। ये बच्चों के लिए है, लगभग पूरे सत्र के लिए, हर दिन के लिए बच्चा कैसे, किस भाषा के, किस वर्ण पे, किस अक्षर पे क्या काम करेगा, ये टीचर के लिए टीचर हैंडबुक डेवलप की हुई है और बच्चे के लिए वर्कबुक। तो ये भी मुझे लगता है कि इसकी टेंडर प्रक्रिया SPO से हो रही है, जल्दी ही इसकी प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि अगस्त लास्ट में या सितंबर फर्स्ट वीक में सभी बच्चों के हाथ में ये एक्टिविटी बुक और टीचर हैंडबुक, ये दोनों जो है आ जाएंगी। क्योंकि डेवलपमेंट का कार्य है, जैसे मैंने बोला, इसमें टाइम लगता है, लेकिन फिर भी ये चीजें डेवलप हो चुकी हैं और प्रिंटिंग के लिए जो है ये प्रोसेस चल रही है। एक 30 रेडियो एपिसोड जो है भाषा और गणित के, ये डेवलप हो गए हैं। इनमें अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, टीचरों के लिए एक तरह से जो है क्या है, इंटरैक्टिव जो है रेडियो एपिसोड है। इसको हमने डाइट्स को भी और इनको भी हम देंगे, दीक्षा पोर्टल पे भी अपलोड कर रहे हैं। दीक्षा पोर्टल से आप इनको डाउनलोड करके स्कूल में सिखा सकते हैं और इसका भी हम एक मेल या गूगल ड्राइव के माध्यम से सभी डाइट्स को और DPOs को हम इसको भेज देंगे, ताकि आप भी इसको टीचर्स को देंगे तो वो भी स्कूल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 15 एपिसोड लैंग्वेज के हैं, 10 मैथ्स के हैं और 5 हमारे EBS के हैं। ये कम्युनिटी रेडियो के लिए भी दे रखे हैं, तो हो सकता है कि इसका जो है अब प्रसारण कम्युनिटी रेडियो, FM रेडियोज के जहां जहां जो चैनल पकड़ते हैं उनसे भी इनका प्रसारण के लिए जो है दिया गया है। SPO से इसको भेज दिया गया है, तो शायद कुछ ही दिनों में ये प्रसारित होंगे। इनका टाइम शेड्यूल ऐसा रखा गया है कि जिस समय बच्चे फ्री हों, अभिभावक भी फ्री हों, जो इसको सुन सके। इसके साथ बरखा सीरीज जो आपने देखा होगा प्रत्येक स्कूल में, जो NCERT की डेवलप ग्रेडेड लर्निंग सीरीज है, ये बरखा की 40 किताबों का सेट है। ये लगभग 2013-14 में सभी विद्यालयों को दी गई थी। उनको अब हम लोगों ने यहाँ पर स्टेट लेवल में गढ़वाली और कुमाऊनी में उस इलस्ट्रेशन तो वही रखा है, लेकिन उसको लैंग्वेज के लिए, ताकि बच्चे आसानी से उन चीजों को सीख सकें, तो गढ़वाली और कुमाऊनी में उसको जो है ट्रांसलेट किया है। इसका भी टेंडर हो गया है। ये भी लगभग जो है 2-2 सेट प्रत्येक स्कूल में आ जाएंगे। तो ये देखने का काम होगा कि ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, टीचर यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये चीजें भी डेवलप हो रही हैं। बाल वाटिका की बात हमने कर दी। टीचर मैनुअल जो डेवलप हो गया, ये लगभग 5000 कोलोकेटेड जो आंगनबाड़ी हैं उनमें तो इस साल चलेगा। बाकी रेस्ट ऑफ आंगनबाड़ी जो होंगी उसमें बाल वाटिका कक्षा अगले साल सभी में चलनी है। सभी के लिए लगभग तैयार करके दे रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी होगी। इसके बाद आपने देखा होगा कि जो ब्रिज कोर्स है वो लर्निंग लॉस हुआ था, उसको भी दिया गया था भाषा गणित में कक्षा 1 से 8 तक, वो भी चल रहा है। जो विद्या सेतु है रिफर्बिश वाला करिकुलम, उसको इसके साथ भी लिंक किया हुआ है, ताकि टीचर ये देखे कि उन चीजों में वो अलग नहीं है। जब हम टीचर हैंडबुक और उसमें दे रहे हैं तो उसी को अलाइन करते हुए किया गया है। इसके बाद टीचर मैनुअल की बात हम कर रहे हैं। शिक्षक संदर्शिका भी डेवलप हो गई है कक्षा 1 से 3 तक के लिए। पूरा टाइम शेड्यूल उसमें दिया गया है कि किस तरह से भाषा को, इसलिए इसको दे रहे हैं, पढ़ाने का कोई तरीका नहीं बदला है, अक्षर वही है, अंक भी वही है। थोड़ा जब तक हम एक साइंटिफिक और एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच से नहीं जाएंगे, हैपेजार्ड वे में रहेंगे, तो तब तक जो है क्या है, चीजें गैप रहेंगी। तो इसको पूरा जो है एक साइंटिफिक तरीके से और ऑर्गेनाइज्ड वे में किस तरह
हर दिन का टाइम शेड्यूल, हर दिन में क्या चीजें होंगी वो इसमें दिया गया है टीचर मैनुअल में। तो ये भी प्रिंट होकर के आ जाएगा। और जो टीचर जिनको हम कह रहे हैं कि आपने डेडिकेटेड टीचर की जो लिस्ट बनाई होगी और वो आइडेंटिफाई किए होंगे, उन सब के पास ये टीचर हैंडबुक रहेगी। तो इससे अपना जो है किस तरह से हमने जो है कक्षा 1, 2, 3 में भाषा और गणित में काम करना है, उसका एक तरह से जो है गाइडेंस दी गई है। एक्टिविटी बुक की बात भी कर दी गई है। फिर ये जो टीचर ओरिएंटेशन था पिछले साल उस पे स्कूल रेडीनेस पे तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब इस साल जो है जो एफएलएन के लिए जो है 5 दिन की टीचर ट्रेनिंग जो है सैंक्शन हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो उन टीचर्स के लिए जो कक्षा 1, 2 और 3 को पढ़ा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग होनी है। उसके लिए जो हमारा अब लगभग मटेरियल तैयार है और केआरपी जो वर्कशॉप है हमारी, शायद 1 अगस्त से हमारी उसको यहाँ लगा रहे हैं। तो डाइट और डीपीओ मिल करके ये योजना भी बना लें कि आपके जिले में जो टीचर्स हैं, जो टारगेट आपको दिया गया है, चूंकि टोटल स्टेट में 15,000 टीचर हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके पास आपके जो है AWPB 22-23 के मिनट्स हैं। उन मिनट्स में आप देख लीजिए कि कितने टीचर की ट्रेनिंग आपके यहाँ सैंक्शन हुई है। उसको आपने ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये ध्यान रखना है कि ब्लॉक से हर स्कूल से एक टीचर मिनिमम इसमें ट्रेनिंग के लिए, और उस जो लिस्ट होगी जो हम डेडिकेटेड टीचर की बात कर रहे हैं उसमें रहेंगे। तब तक आप प्लान बना लीजिए इसका कि एमटीज कितने आपको ब्लॉक वाइज चाहिए होंगे, तो उसको आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए एमटी का जो है अपना आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए। इसका लेटर आज या कल में जो है आपको जारी हो जाएगा। तो आप एक जो तैयारी आपको करनी है मिल करके कि ब्लॉक लेवल पर कितने एमटीज आपको जरूरत होगी भाषा गणित के, उनका डाइट लेवल पर ट्रेनिंग होगी। और ये ट्रेनिंग मुझे लगता है कि 15 अगस्त के बाद आप इसको प्लान कर सकते हैं। साथ में पर हर स्कूल से एक टीचर तो आना जरूरी है, लेकिन जहां अगर छात्र संख्या भी ज्यादा है और टीचर भी ज्यादा है, तो वहां से एक भाषा और एक गणित का टीचर आप इस ट्रेनिंग में लेंगे। ये ध्यान रखें, चूंकि हम इसमें कई बार ओरिएंटेशन टीचर्स का भी ऑनलाइन करेंगे, तो जब भी हम एफएलएन ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो यही टीचर आएंगे, टीचर बदलेंगे नहीं। इसलिए आप इत्मीनान से ऐसे टीचर का सिलेक्शन कर लीजिए कि जो कंटिन्यूअस हमारे साथ अगले 5-6 साल तक बना रहे। यदि वो ट्रांसफर भी हो जाते हैं तो उनमें वहां पर वो एफएलएन के टीचर के रूप में ही काम करेंगे। इस तरह का निर्देश एसपीओ की ओर से, डीजी सर की ओर से इस तरह का लेटर आपके यहाँ पहले भी जा चुका है और एक पुनः भेज रहे हैं इसको। तो आप इसको देख लीजिए कि ये पूरी जो ट्रेनिंग है उसको, और बहुत बड़ा क्योंकि ट्रेनिंग का एक जो पार्ट है, क्योंकि अभी तक हम एफएलएन के टारगेट्स और मटेरियल और अन्य चीजों पे बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मूवमेंट है, तो ये तो सुन ही नहीं रहे हैं। पौड़ी जीआईसी क्या है? जीआईसी पौड़ी में कोई दिक्कत है क्या? लोग इधर उधर ज्यादा जा रहे हैं, प्लीज देख लीजिए। मूवमेंट है। तो यहाँ पर जो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग एफएलएन से रिलेटेड नहीं है अगर, और उन्हें इसे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जबरदस्ती ना बैठे, बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब ना करें। मुझे दिख रहा है यहाँ से स्क्रीन पर लोगों का मूवमेंट बहुत ज्यादा है, और कारण क्या है समझ नहीं आ रहा है। प्लीज देख लें ये चीजें, चूंकि ये देखो प्लानिंग का हिस्सा है, और जब तक हमारी प्लानिंग फ्रूटफुल नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, तो एग्जीक्यूशन भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर हमारी दोनों एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव टीम बैठी हैं, और आपके सामने इस तरह की चीजें हम ये रख रहे हैं कि ये चीजें हमें करनी है। तो अगर ये चीजें एग्जीक्यूट करनी है तो हमको कहाँ पर किस किस तरह से कैसे इसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपको इसलिए कह रहे हैं कि जब तक आपके पास टीचर की लिस्ट नहीं होगी तो कौन ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग में डेडिकेटेड टीचर क्यों कह रहे हैं? ताकि ये ना हो कि इस बार ट्रेनिंग में एक्स आया और अगली बार वाई आया,
एक्स को पता ही नहीं कि पहली बार की स्ट्रेटेजी और पेडागोजी क्या थी, वाई को फिर नई तरीके से न सिखाना पड़े। हमारा पूरा सबसे बड़ा एक हमारी सफलता इसी पे निर्भर है कि हमारे पास जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम यूज करें। ऑप्टिमम यूज तभी होगा जब हम एक प्लान वे में उसको उनके साथ बातचीत करेंगे। तो प्लीज आप इन चीजों को देख लीजिए। एसआरजी, डीआरजी जितनी भी हैं स्टेट रिसोर्स ग्रुप में हम लोगों ने तो सेलेक्ट कर लिए हैं। हमारा स्टेट रिसोर्स ग्रुप एफएलएन के लिए जो हमारे साथ डाइट में एफएलएन के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो हैं, साथ में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एफएलएन अब स्पेसिफिक आ गए हैं वो हैं, साथ में जो हमारे साथ स्टेट में हमारे सहयोगी संस्थाएं हैं उनके साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं कई वो हमारे साथ स्टेट रिसोर्स ग्रुप में हैं। ऐसे ही आप अपने डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप में लोगों को जोड़िए, उनके साथ संवाद कीजिए, उनके साथ ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी ओरिएंटेशन है आप करते रहिए। एक चीज और ट्रेनिंग के लिए बारे में बता दें आपको कि चूंकि ट्रेनिंग ब्लॉक लेवल पे 500 रुपए पर टीचर 5 दिन के लिए अप्रूव हुई है, वो ब्लॉक लेवल का हमारा जो है क्या है मानक है। जब आप डाइट में एमटी की ट्रेनिंग करेंगे, डीपीओज के मेंबर्स भी हैं, सीओज भी होंगे हमारे पास, डाइट प्राचार्य जी भी हैं और डाइट से एफएलएन कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप ये देख लीजिए कि आपके पास कितने एमटीज की ट्रेनिंग आप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे एफएलएन की। एफएलएन की ट्रेनिंग के लिए आपको या तो एमएमई मद से जो है क्या होगा पैसा दिया जाएगा डीपीओ की ओर से, या अभी हम इस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस पे हमें एफसी और एसपीओ की अनुमति लेनी पड़ेगी कि 500 रुपए का बाइफर्केशन अगर हम करते हैं तो क्या डिस्ट्रिक्ट में एमटी ट्रेनिंग के लिए उसमें से कुछ धनराशि जो है क्या हो सकती है हेड वाइज अलग हो सकती है। तो इस पर एक्सरसाइज भी कर रही हैं। लेकिन जो डाइट लेवल पे एमटी की ट्रेनिंग होगी उसके लिए ये नहीं कि ये डाइट जाने या ये डीपीओ जाने। प्लीज इस तरह की चीजें बहुत आती हैं और कई बार फिर क्या होता है कि हम उन्हीं छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। तो इनको आप तय कर लीजिए कि एमटी कितने होंगे, उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, आपका भोजन का टेंडर डाइट ने कर दिया होगा, रहने के लिए जहाँ हॉस्टल है वहाँ हॉस्टल सुविधा होगी, जहाँ नहीं है वहाँ एक्सटर्नल एकोमोडेशन के लिए उन्होंने जो भी टेंडर या जो भी किए होंगे वो आप जरूर कर लीजिए, तैयारी आप कंप्लीट कर लीजिए। और उसके लिए चूंकि इस समय लगभग जो है डिजिटल और आईटी बेस्ड ट्रेनिंग की बात हम कर रहे हैं, तो ये देख लीजिए कि सभी जगह प्रोजेक्ट और उसके बाद बोर्ड हो गया या इस तरह की चीजें जहां पर आपका पीपीटी वगैरह रन हो सके उस तरह की चीजें रहेंगी, क्योंकि इसमें वीडियोज भी होंगे, ऑडियोज भी होंगे, तो इस तरह की चीजें हमारी यहाँ पर चलेंगी। तो इसको जरूर देख लीजिएगा आपकी ट्रेनिंग किस तरह से वो करेंगे। इस पर भी अब जो काम हमको करने हैं तो इसमें मैं समझता हूँ कि लगभग बातचीत हमारी हो चुकी है कि क्या क्या कार्य स्टेट लेवल से हो चुके हैं। जैसे आप देखेंगे कि अगर हम मेंटोर्स की बात करें तो उनके लिए लगभग हमने जो है लेआउट बना लिया कि मेंटोर्स का ओरिएंटेशन किस तरह होगा, क्या होगा। सबसे बड़ी बात आती है कि असेसमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि वास्तव में बच्चे सीख रहे नहीं सीख रहे हैं या एक्स बच्चा कितना सीखा, कंपैरेटिव कैसे करें। तो एक प्रगति ऐप भी डेवलप कर दिया गया है। थोड़ा उसका जो हमारा दक्ष पोर्टल बना है उस पे उसकी लिंकेज करनी है तो 2-3 माह उसमें लगेंगे, लेकिन इसके लिए भी जो है 15 जो हमारे डाइट वाले साथी जानते हैं, क्योंकि डाइट के जो हमारे लाइब्रेरिया स्कूल थे 5-5 उनमें प्रगति ऐप का जो है पायलटिंग भी की गई है और उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। और जो टीचर्स थे जिन्होंने इस प्रगति ऐप को वहां पर रन किया उन्होंने ये कहा है कि वास्तव में बहुत अच्छा ऐप है और इससे हमको जो है आसानी से एक तो हम बच्चे का असेसमेंट कर पा रहे हैं, दूसरा हम मैन्युअली किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे हैं, ऑटोमेटिक जो है बच्चे का जो असेसमेंट रिकॉर्ड है वो जो है मेंटेन हो रहा है। तो इस पर भी चूंकि आप ये देखेंगे कि अगर आप टारगेट देखेंगे तो कक्षा 3 में
अगर भाषा में देखेंगे तो 1 मिनट में बच्चे को 40 शब्द पढ़ने हैं। यानी कि अगर आप बच्चे का जो है फ्लुएंसी मैप कर रहे हैं या फ्लुएंसी एसेस कर रहे हैं तो 40 शब्द प्रति मिनट बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, तो हम टाइमर लेके कहाँ रहेंगे। तो उस ऐप में ये व्यवस्था कर रखी है कि जैसे बच्चा पढ़ना शुरू करेगा ऐप में मोबाइल में वो बटन दबाया उससे ऑटोमेटिक जो है क्या हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है कि 1 मिनट में बच्चे ने कितने शब्द पढ़े। तो इस तरह से जो ये ऐप डेवलप कर रखा है प्रगति ऐप, तो ये भी जो है मुझे लगता है कि इस साल के लगभग जो है अक्टूबर नवंबर से इस पे भी हम काम शुरू कर लेंगे, इसको ब्रैज रूप में सभी में ये चीजें चल रही हैं और इसका भी ओरिएंटेशन जब टीचर ट्रेनिंग होगी उस समय किया जाएगा। साथ में थोड़ा सा जो हम ये बात कर रहे थे कि क्लास 1, 2 और 3 के लिए भी हमें करना है कि डाटाबेस तैयार करना है, क्वेश्चन बैंक तैयार करना है। क्योंकि आपने देखोगे नेस में जिस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसी तरह की क्लासरूम पेडागोजी भी हमें अपनानी पड़ेगी और उसी तरह के क्वेश्चन कुछ यहाँ से सैंपल रूप में आपको देंगे, मॉडल रूप में देंगे। इस तरह आप स्वयं डेवलप करके उन बच्चों के साथ एक्टिविटी बेस आप करेंगे तो उस तरह के क्वेश्चन बैंक भी हम चाहेंगे स्कूल लेवल पर या जो हमारे हम मेंटर्स की बात कर रहे हैं वो डेवलप करें, वो सर्कुलेट करें। हम नहीं चाहते हैं कि एक ही तरह का जो है स्टेट लेवल से सभी चीजें फ्लो हों, केवल हम आपको उस एक तरीका बता दें, आप ब्लॉक लेवल पर क्लस्टर लेवल पर उसी तरह का टीचर्स के द्वारा ही क्वेश्चन बैंक डेवलप करवाएं, उसी तरह का असेसमेंट बैंक डेवलप करवाएं। तो ये नहीं है कि सारी चीजें स्पून फीडिंग के रूप में स्टेट से जो है वो स्कूल तक जाएं, अच्छा भी नहीं है। क्योंकि जो टीचर का एक एकाधिकार है, जो टीचर की अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है उसको हम जो है यहाँ पर, क्योंकि हम भी टीचर को बुला करके क्वेश्चन बैंक डेवलप करवाते हैं, तो यदि वो ब्लॉक और क्लस्टर लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर करवाते हैं तो एक तो वैरायटी रहेगी, जब उनको शेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि जहाँ 1000 क्वेश्चन होंगे वहाँ कम से कम 10,000 क्वेश्चन का एक बैंक मिल जाएगा। तो इसका भी हम एक स्ट्रेटेजी डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे कि हर लगभग जो है ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट इस तरह के क्वेश्चन बैंक भाषा और गणित के डेवलप करेंगे। उसको क्वेश्चन बैंक न कह करके हम आइटम बैंक कहेंगे, ताकि उस तरह की चीजों का हमें हैबिचुअल हो कि हम प्रैक्टिसिंग में रहें, कभी उस तरह का क्वेश्चन आए तो हम उसको या हमारे बच्चे आसानी से उसको पिक कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्योंकि पीएबी में जो बजट है वो डिस्ट्रिक्ट वाले और जो हमारे डाइट के साथ भी हमने शेयर किया था कि सफिशिएंट बजट जो है एफएलएन के लिए जो है अलॉट हो रखा है इस साल के लिए। आप देखेंगे कि 500 रुपए पर चाइल्ड जो है टीएलएम के लिए जो है बजट अलॉट है हर बच्चे के लिए। 150 रुपए हर टीचर के लिए टीचर हैंडबुक के लिए अलॉट है। साथ में टीचर ट्रेनिंग के लिए जो है ये बजट अलॉट है। तो कहीं ऐसा नहीं है, दिक्कत नहीं है बजट की नहीं, पर कि जो अगर हम डेवलप करेंगे चीजों को और फिर हम ये चाह रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पर स्टेट लेवल से न देखें, ब्लॉक लेवल पर टीएलएम जो है कुछ डेवलप किए जाएं, उनके जो है लोकल स्पेसिफिक और वो भी वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें भी हमारी इसके साथ चलेंगी। अभी अगर आप देखें फिर उस पर हम रिपीट कर रहे हैं, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इसमें हम बहुत पीछे हैं। प्लीज यहाँ पर आप देख लीजिए जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स हैं, चाहे ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, डाइट है, वो देख लें कि कई जगह पर अगर देखिए कि पीएमयू और स्टीयरिंग कमेटी अगर नहीं बनी है तो वो फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल अगर है तो ये पता ही नहीं है कि हमारे कार्य क्या हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगी, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी जिस वर्किंग कमेटी में जो काम कर रहे हैं वो अपनी कमेटीज के जो निपुण भारत मिशन की गाइडलाइन है उसको डाउनलोड कर लें, उसमें रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लें और उसके बाद अपनी एक मीटिंग कर लें, पूरी फुल डे मीटिंग करें। फिर उसमें देखें कि हमारे रोल्स क्या थे और हम उसमें क्या क्या चीजें कर रहे हैं और क्या क्या चीजें हमारे अभी मिसिंग हैं। तो जब आप बैठेंगे, इसलिए इसमें हमने कहा है कि अगर पीएमयू देखेंगे तो डाइट और डीपीओ दोनों मिलकर के पीएमयू में है। तब ये नहीं कह सकते ये इसका रोल था, ये इसका रोल था। तो आप उसमें देख लीजिए और फिर उसमें मिनटाइज कर लीजिए जब आप बैठक करते हैं
पीएमयू में क्लियर हो जाएगा कि ये काम किसने करना, ये किसने करना। जैसे हमारे स्टेट पीएमयू है, मैं आपको बता दूं, तो हमारी हर हफ्ते बुधवार को बैठक होती है। उसमें सब चीजों पे डिस्कशन होता है कि जो टास्क हैं हमारे एफएलएन के, उन पे डिस्कशन होता है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंडा पे भी डिस्कशन होता है, एकेडमिक एजेंडा पे भी डिस्कशन होता है। उसको मिनटाइज कर लेते हैं, उसमें स्पष्ट लिख देते हैं कि ये काम कौन करेगा, एसपीओ करेगा या निदेशालय करेगा या एससीईआरटी करेगा। जैसे ही मिनट जारी हो जाते हैं, मिनट शेयर हो जाते हैं, तो एससीईआरटी हो, एसपीओ हो या निदेशालय हो, तीनों अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जब आप अपने पीएमयू और स्टीयरिंग कमेटी की बैठक करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो हर बुधवार को कम से कम आपको एक बैठक कर देनी चाहिए। बुधवार नहीं है, बल्कि आप भी कोई डे सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तो हमने स्टेट पीएमयू बुधवार किया है, तो वहां पर आप उसको मिनटाइज कीजिए, क्लियर लिख दीजिए भाई ये कौन करेगा इस काम को, और जिस काम को आप जिसको दे रहे हैं वो विद लॉजिक और जस्टिफाई होना चाहिए। जैसे बजट है, बजट टोटली एसपीओ डीपीओ में है, किसका, सभी चीजों का। तो यदि कोई कार्य करना है और उसको डाइट के थ्रू कराना है, तो उसमें स्पष्ट लिख दिए कि बजट की व्यवस्था डीपीओ से की जाएगी, जिसमें कि प्रपोजल जो है डाइट जो है डीपीओ को देगा। फिर ये नहीं होता साहब बजट नहीं था मैं नहीं कर पाया। हम यहाँ पर बहुत सारे काम करते हैं, हम सीधे कहते हैं एसपीओ से हमारे बजट प्रोवाइड कराइए, ये काम एससीईआरटी करेगा। और आप देख रहे हो जितनी चीजें डेवलप होके गई हैं तभी तो हुई हैं जब हमारे पास यहाँ पर मिनटाइज किए गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई और टाइम लिमिट तय की गई। टाइम बाउंड, ये नहीं कि हाँ करेंगे पता नहीं, उसमें टाइम लिमिट भी होना चाहिए। तो प्लीज इन चीजों को फंक्शनल जब आप करेंगे, आपका जब डीपीएमयू होगा तो जितने भी हम डाटाज मांगेंगे उनके पास होना चाहिए, चाहे मेंटोर की लिस्ट हो, चाहे डेडिकेटेड टीचर की लिस्ट हो। उसके बाद आरओई के अगर हम डाटा मांग रहे हैं तो ये पीएमयू के पास होना चाहिए कि हर स्कूल में पहुंच गई, उसमें कितने टीचर ट्रेंड हुए, उसमें क्या क्या हो रहा है, इस महीने में कितने जो है, क्योंकि डाइट लेवल पर जब उसमें उसका अनुसरण होगा तो वहां पर लिखेंगे कि यहाँ पर इतने जो है गतिविधियां कंप्लीट हुई नहीं। इस तरह का आपको फॉर्मेट डेवलप करके पीएमयू में रखने पड़ेंगे, तब जाकर के पता लगेगा कि ग्रास रूट पे क्या काम हुआ, उसके बाद आगे क्या क्या काम और हमको करने, क्या मिसिंग है। तो प्लीज इन सबको आप देख लीजिए। उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण है बीच का, डिलीवरी ए मल्टी स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन प्लान फॉर एफएलएन। अब ये मिल करके तय करो, स्टीयरिंग कमेटी पीएमयू मिल करके तय करे कि जितने स्टेक होल्डर हमारे हैं सभी को इस निपुण भारत मिशन के टारगेट की जानकारी होनी चाहिए कि निपुण भारत मिशन क्या है और क्या इसके टारगेट दिए गए। कैसे होंगे, हो सकता है फ्लैक्स है, फोल्डर है, या आईईसी मटेरियल, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, कोई भी मटेरियल किस तरह से तैयार होगा। आप लोकल लैंग्वेज के आधार पे भी वॉल पेंटिंग कर सकते हैं, फ्लैक्स बना सकते हैं। कुछ भी आपके पास जो है एसएमसी ट्रेनिंग और 0.5% का शायद है आपका एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए जो फंड होता है समग्र का, तो प्लीज उसमें नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। कोई आपकी टीम होती है कल्चरल की, उनको इनवाइट करके थीम दे दीजिए और उस थीम पे भाई इतनी जगहों पे आपने ये नुक्कड़ नाटक और इस तरह की चीजें करनी है। तो इसको आप डिजाइन कीजिए कि निपुण भारत मिशन की अवेयरनेस के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। भाषण से कभी भी अवेयरनेस नहीं होती है, हमें लोकल लेवल पर उन्हीं के मीन्स और उन्हीं के तरीकों के साथ जाना पड़ेगा। ये सारे आपकी स्टीयरिंग और पीएमयू तय करे कि भाई इसको हमने अवेयरनेस करना है। वॉल पेंटिंग होगी तो कैसे होगी, वॉलंटियर्स के माध्यम से होगी, विद बजट होगी, विदाउट बजट होगी, या क्या हम जो हमारे टारगेट्स हैं क्या हम क्यों नहीं, जो हमारा जो है प्रतिभा दिवस होता है उसमें हम अपने बच्चों के माध्यम से उन टारगेट पे बढ़िया चार्ट बना करके जो है बनवाएं उनसे कि लिखो भाई निपुण भारत के जो है बाल बाटिका के लक्ष्य क्या हैं, कक्षा 1 भाषा के क्या है, कक्षा 2 भाषा के क्या, 3 क्या, बनाओ, डिस्ट्रीब्यूट कर दो और उसके बोलो कि भाई इसको घरों में भी लगाओ, दीवार जहाँ पर कम्युनिटी कोई भी सेंटर प्लेस है वहां पे लगाओ, चिपका दो। तो ऐसे भी बन सकता है। तो ये छोटी छोटी योजनाएं, हमको ये नहीं है कि बहुत यहीं से बना के देनी है, प्रिंट करके देनी है। तो बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, उनकी भी रीडिंग राइटिंग स्किल बढ़ेगी,
साथ में हमारा क्या अवेयरनेस प्रोग्राम भी कंप्लीट हो जाएगा। पोस्टर का अर्थ केवल ये नहीं कि जो प्रिंटेड हो, पोस्टर आप उसको जो है क्या कर सकते हैं, बच्चों से बना सकते हैं, टीचर्स में बना सकते हैं, कम्युनिटी में कई लोग हैं जो बना सकते हैं। तो आप विभिन्न तरीके जरूर अपनाएं। ये वाला अभी काम हमारा जो है सबसे सुस्त चल रहा है, तो प्लीज इसको अपनी पीएमयू और स्टीयरिंग कमेटी में इसको कैसे आप लोग जो है हाईलाइट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, प्रत्येक जिला इसका प्लान बना करके हमको देगा। इस पे देख लीजिएगा। कुछ एनिमेटेड वीडियोज और ऑडियोज जो बनाते हैं अवेयरनेस के लिए, कुछ हम लोगों ने यहाँ बनाई है, वो वीडियोज और ऑडियोज भी आपको देंगे। आप भी लोकल उसमें छोटे छोटे कई बनवा सकते हैं, जरूर नहीं है हिंदी में बनाने, लोकल लैंग्वेज में बना लीजिए किसी रूप में भी। तो इस पर ही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो एक तरह से जो है बेसलाइन था, तो लास्ट ईयर जो है एससीईआरटी के द्वारा जो है ये कंडक्ट किया गया, तो उसमें ये देखा गया है कि वास्तव में बेसलाइन में क्या है। अभी तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हैं, बच्चे अभी लिटरेसी न्यूमरेसी में क्या है, मनी स्टार्टिंग लाइन पे भी नहीं आए, बिलो स्टार्टिंग लाइन है। तो वो बेसलाइन मनी कोविड के कारण कक्षा 3 का बच्चा भी कक्षा 1 के बराबर है, कक्षा 2 का भी वैसे ही है। तो अभी बेसलाइन में बहुत हम जो है काफी डाउन हैं, और वो कारण भी हैं बहुत सारे उसके। तो ये कंडक्ट हो गया, लेकिन जब यदि मिड लाइन होगा या एंड लाइन होगा, उस समय हमारे पास ये लेम एक्सक्यूजेस इस तरह की चीजें भले ही बहुत होंगी, लेकिन हम इन्हें कह नहीं सकते, किसी भी स्तर पे नहीं कह सकते। आप डिस्ट्रिक्ट स्तर पे नहीं कह सकते, हम स्टेट स्तर पे नहीं कह सकते, और हमारे ऑफिशियल्स नेशनल लेवल पे नहीं कह सकते साहब ये हुआ ये नहीं हुआ। इसलिए हर परिस्थिति के लिए और हर तरीके के लिए हर क्लस्टर की, ब्लॉक की स्ट्रेटेजी आप अपनी बनाइए। कॉमन स्ट्रेटेजी सब जगह नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे पास 37% सिंगल टीचर स्कूल है। वहां उन 37% स्कूल्स के लिए कैसे हम जो है क्लास 1-2 के डेडिकेटेड टीचर दे पाएंगे, ये स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी। सब्जेक्ट तो पूरी है, तो वो सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी, कैसे होंगी, क्या होंगी, किनका सहयोग लेंगे, कम्युनिटी का, वॉलंटियर्स का, या अन्य क्या सहयोग हमको मिल सकता है, मेंटर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं, अदर रिसोर्सेज कम्युनिटी से हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इन पर आप देख लीजिएगा। तो ये चीजें भी हमारी जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब ये देख लीजिए कि आपकी जिला मिशन की भूमिका, जो डिस्ट्रिक्ट मिशन है, इसको आप देखिए, हमने बहुत शॉर्ट दिया है यहाँ पे, लेकिन ये सारे काम आपको करने हैं। इसके लिए एसपीओ या एससीईआरटी की चिट्ठी का आप इंतजार नहीं करेंगे। कार्यक्रम क्रियान्वयन है ये, यानी कि ये कार्य स्कूल लेवल पर चल रहा है। और कैसे चल रहा है, ये सब आपने जो है अपने जो भी आपकी यूनिट्स हैं, स्कूल से लेके, क्लस्टर से लेके, ब्लॉक से लेके, जितने स्टेक होल्डर हैं उनके साथ कैसे काम करना, क्या करना, जिस पर हम बात कर रहे थे। ठीक है। साथ में अगर माना एग्जीक्यूट चीजें हो रही हैं हमारे कक्षाओं में, तो क्या वहां पर उनका कुछ लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अचीवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमारा सुपरविजन, मॉनिटरिंग, मेंटरिंग एंड असेसमेंट, इसकी भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और ये नहीं कि केवल कुछ की, क्योंकि टारगेट क्या है, हर बच्चे को 2026-27 तक जो कक्षा 3 में पहुंच गया होगा, अपनी कक्षा की संपूर्ण दक्षताएं आनी हैं। तभी आएंगे जब कक्षा 1-2 से वो पूर्ण दक्षताओं के साथ जो है अचीवमेंट के साथ जाएगा। तो वो कैसे तय करेंगे हम। हो सकता है कोई स्ट्रेटेजी यहाँ से स्टेट लेवल से चली, कोई प्रोग्राम हमने जो है लॉन्च किया, और ग्रास रूट तक जाते जाते उसमें कुछ खामियां आ गई या नहीं वो एग्जीक्यूट हो पाया। तो वो कैसे एग्जीक्यूट वहां पर हो, उसकी क्या खामियां हैं, उसका फीडबैक भी आपको देना पड़ेगा।
बिना फीडबैक के स्टेट से वो चीजें नहीं चल पाएंगी। तो ये सारी चीजें जिले लेवल पर आपको अपनी स्टीयरिंग कमेटी, पीएमयू प्लस आपका जो भी एफएलएन मिशन है उसके तहत आपको अलग अलग अपनी जो है क्या है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार करना पड़ेगा। अब अगर आप देखें कि हिंदी और गणित के लिए निपुण भारत मिशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाषा के लिए प्रत्येक दिन कक्षा 1, 2, 3 में 90 मिनट की एक्टिविटीज होंगी। 90 मिनट्स कंपलसरी है और 60 मिनट की गणित की। आप कह रहे होंगे भाषा के लिए ज्यादा क्यों, गणित कठिन सब्जेक्ट है, कम क्यों? इसका कारण है जब तक भाषा नहीं आएगी तब तक गणित नहीं आएगी। अगर पढ़ना लिखना बच्चा पहले सीख गया तो गणित आसानी से सीख जाएगा, और पढ़ना लिखना ही नहीं जानेगा तो गणित क्या कुछ भी विषय नहीं जानेगा। इसलिए पहले मुख्य रूप से एक्टिविटीज क्या होंगी ये आप देख लीजिए, उसके क्या क्या जो है बिंदु होंगे ये सब लिखा हुआ है आपके उसमें, इसको आप, और मेरा सभी से निवेदन है कि जब तक यहाँ से टीचर हैंडबुक में, चूंकि ये डिटेल में जा रहा है, यहाँ से आता है एक लेटर भी शायद यहाँ से इश्यू हो गया, नेगी जी हो गया, एक लेटर इश्यू हो गया कि भाषा के लिए 90 मिनट की एक गतिविधियां करनी ही करनी है रोज, और गणित के लिए 60 मिनट की। तो भाषा के लिए अगर आप देखेंगे गणित की कोई एक्टिविटी उस तरह की नहीं है, लेकिन गणित के लिए अगर आप जो सिखा रहे हैं उसका स्ट्रेटेजी आप स्वयं बनाएं। थोड़ा हैंडबुक में भी दे रखा है, और साथ में जो संपर्क किट है उसमें जो टीएलएम है उसके द्वारा आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो इसके हैंडबुक में हम दे रहे हैं, क्योंकि उसकी भाषा के लिए कि तो रूटीन गतिविधियां होती हैं, गणित की इस तरह की रूटीन नहीं हो सकती हैं। तो गणित की जो है अगर हमने एक दिन जो है अगर हम ले रहे हैं कोई आकृति वाला ले रहे हैं, यानी कि ज्यामितीय आकृति वाला, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि हमने कौन सी आकृति पहले से ली और किसको अंत तक ले जा रहे हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स उस तरह से जाएंगे। लेकिन भाषा में ये चीजें कंटिन्यूटी में रहेंगी, डेली रूटीन की वो है ये। तो इसको हम ज्यादा यहाँ पर डिटेल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसमें टीचर्स स्वयं जानते हैं, वो हमसे बेहतर इसको जानते हैं। लेकिन कक्षा 1, 2, 3 में ये सब अलग अलग होंगी, और ये समय भले हमने यहाँ पर दिया है कुछ, लेकिन समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन गतिविधियों का जो है कहीं मिसिंग हो गई तो नहीं सीखेगा बच्चा। इसलिए ये दिक्कत आती है कक्षा 3, 4 में बच्चा चला गया, उसे पढ़ना नहीं आ रहा है। कारण वही है कि हमने रूटीन वर्क नहीं दिया, ऑर्गेनाइज वे में नहीं दिया, और एक समझ के साथ और एक कंटिन्यूटी में जो है हमने कोई जो है कुछ एक्टिविटीज बच्चों के साथ नहीं की है। तो इसको आप नोट कर लीजिए सभी ब्लॉक में, और इसको व्हाट्सएप में भेज दीजिए कि ये चीजें कंटिन्यू आप जो है शुरू कर दीजिए। अगर आप देखेंगे कि जो निपुण भारत मिशन की गाइडलाइन है, ये पूरा जो है ये दिख रहा होगा आपको, ये निपुण भारत मिशन गाइडलाइन का जो है क्या है, कोई नहीं, ये बुकलेट है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें आप इसमें देख रहे होंगे, और लास्ट में इसमें लक्ष्य भी दिए हुए हैं। कि आपको क्या क्या लक्ष्य किस तरह से कैसे आपको जो है कक्षा 1, 2, 3 में और बाल बाटिका में जो है भाषा और गणित के करने। तो मेरे निवेदन होगा सभी से कि प्लीज इसे डाउनलोड कर लें, इसको बाइंड कर लें, और जब भी समय मिलता है, क्योंकि बाकी चीजें तो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और पॉलिसी मेकर्स के लिए हैं, लेकिन जहां पर आप के लिए इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हैं, रोल्स दिए हैं, किस तरह से होंगे,
और बहुत सारे सजेशंस भी दिए हैं एनेक्जर में। जैसे अगर आप जो है भाषा में ले रहे हैं तो क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास जो है एक्टिविटीज हो सकती हैं, वो भी इसमें दी हुई है। तो ये आप लोग डाउनलोड कर लें और प्रत्येक जो हमारे एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव FLN के मेंबर्स हैं सबके पास एक एक कॉपी जरूर रहनी चाहिए। वहां से डिटेल आप, क्योंकि कई चीज पूछने के लिए क्या होता है कि इसमें हम क्या करें, तो यहाँ पूछने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ। और हम लोग भी जो निर्देश देते हैं इसी गाइडलाइन के आधार पे वो निर्देश आप लोगों को सर्कुलेट करते हैं। ये यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, तो करते हैं। तो इस लिंक पर आप जब जाएंगे तो ये आपको निपुण भारत मिशन के अपना चैप्टर जो है, जो गाइडलाइन है अक्सर जो 190 से 180 से वो है कि DPMU में क्या क्या वो है वो आप कर सकते हैं। तो ये जो है आपके पास आ जाएगी। और भी कुछ हाँ, आप बोलो। तो ये हमारा एक ओरिएंटेशन जो था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब आप स्वयं इसको पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपके पास समझ में आ जाएगी कि ये क्या क्या चीजें हैं। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि मैं डिटेल में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पे और होम एज ए लर्निंग स्पेस पे नहीं गया। सुबह हमारी बातें जो हुई थी कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और बिना कम्युनिटी सहयोग के हम टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस पे मैं हिमानी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे कुछ चीजें जो हम काम भी कर रहे हैं और जो प्लान भी कर रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे हिमानी मैम। FLN का एक बहुत बड़ा जो हमारा काम है इसमें जो ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का है, क्योंकि हम जो है इसमें पहले से ही लगातार प्रयास तो हम FLN के लिए कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें कम्युनिटी का हमें सहयोग लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जो बच्चे आते हैं, आप सभी जानते हैं कि बहुत बच्चे ऐसे घरों से आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स कई कारणों से बच्चों को सपोर्ट नहीं दे पाते, और जो घर में उनको एक वातावरण मिलना चाहिए सीखने के लिए वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। और इसी कारण से बच्चे स्कूल में अगर उन्हें सिखा भी रहे हैं तो भी जो है कई कारणों से बच्चे जो है सीख नहीं पाते, या सीखते हैं तो तुरंत भूल जाते हैं। तो आप सभी इसका कारण जानते हैं। एक तो एब्सेंटीज बहुत बड़ा कारण है, बच्चे आते हैं इरेगुलर बहुत होते हैं, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, तो इस कारण से वो कुछ सीख भी रहे होते हैं तो फिर वो नहीं आते हैं तो उनका फिर गैप आ जाता है। तो टीचर इतना बार बार उनको ऐसा नहीं हो पाता कि वो बार बार फिर पीछे जाए और जो बच्चे नहीं आ रहे फिर उन्हें सिखाए। तो एक तो इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत बड़ा रोल है, और भारत सरकार का इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि इसमें हम कम्युनिटी का सहयोग हमने लेना है। इसके लिए काफी सारा यहाँ पे से कुछ कंटेंट भी यहाँ से तैयार किया जा रहा है, कुछ पोस्टर्स हैं, कुछ यहाँ पे से शॉर्ट फिल्म भी बनी हुई हैं। वो शायद वो सभी आपको जो है शायद हो सकता है, मुझे लग रहा मिल गई होंगी, अगर नहीं मिली होंगी तो सामग्री द्वारा इसमें शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई हैं। और जो हमारा SMC का एक ट्रेनिंग होती है, हर साल ही SMC की ट्रेनिंग होती है, लास्ट ईयर भी इसमें FLN का कंटेंट रखा गया था, किस तरह से टीचर बच्चों को सपोर्ट करेंगे, आह्वान नाम से मॉड्यूल हुआ था। और इस साल भी जो SMC की ट्रेनिंग होगी उसमें ये FLN को फोकस किया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि टीचर्स के माध्यम से जो हमारी SMC की बैठक होती है, हर महीने टीचर अपने यहाँ SMC की बैठक करते हैं विद्यालय में, उसमें निपुण का ये जो FLN का है वो एक उनका एजेंडा बिंदु जरूर होना चाहिए। हर उसमें वो एकेडमिक बातें भी करते हैं उसमें SMC की, और कुछ अपनी विद्यालय की जो समस्याएं होती हैं उस पर भी चर्चा होती है। लेकिन आप सभी ने एक निर्देश समस्त विद्यालयों में भेजना है कि आपकी जितनी भी SMC की बैठक होती है उस पर आपने निपुण के जो टारगेट्स हैं, किस तरह से पेरेंट्स उसमें सहयोग कर सकते हैं, उसमें जरूर चर्चा करनी है। पेरेंट्स उसमें कई तरह के हो सकते हैं, पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, नहीं भी पढ़े लिखे हो सकते हैं। तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो कैसे सपोर्ट करें, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो किस तरह से बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। कम से कम वो बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें, उन्हीं से इस तरह से चर्चा की जाए कि किस तरह से वो बच्चे उनके जो है ढंग से पढ़ लिख पाएं। उसके लिए कम्युनिटी के उनके पेरेंट्स का कैसे पार्टिसिपेशन हो, इस पे हर SMC की बैठक में जरूर चर्चा हो।
और बीच बीच में जो भी बच्चे एब्सेंट रहते हैं, टीचर उनसे जाके स्कूल से माने विद्यालय घरों में जाके उनसे संपर्क जरूर करें। और बच्चों का जो रेगुलर स्कूल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो रेगुलर नहीं आते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसके कारण उनके लर्निंग में गैप आ जाता है। तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इसमें बहुत बड़ा मुद्दा है, और बिना कम्युनिटी के सपोर्ट के हम टारगेट अचीव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, घर में नहीं पढ़ रहे हैं, घर में पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो हम उन्हें इतना मोटिवेट कर सकते हैं कि कम से कम बच्चों को देखें तो सही, शाम को बैठे उनको बैठाएं उनको पढ़ने के लिए। इतना तो पेरेंट्स को अवेयर करना पड़ेगा कि हम उनको जो है कम से कम अपने घरों में उनको देखें, अगर पढ़ा नहीं भी पा रहे हैं तो इस तरह से कंटिन्यूस पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। और इसके लिए आपके जिले से जो है दिशा निर्देश जाने चाहिए टीचर्स के लिए कि एक तो एसएमसी की बैठक में एफएलएन का जो एजेंडा हमेशा रहेगा, एफएलएन पे बच्चों की प्रोग्रेस क्या है, बच्चों से क्या अपेक्षाएं हैं, पेरेंट्स से क्या अपेक्षाएं हैं, ये जरूर उस पर चर्चा रहे। और बीच बीच में अगर कोई बच्चे नहीं आते हैं तो कम्युनिटी से उनसे कांटेक्ट करते रहें। तो इसमें यहाँ पे से भी कुछ कंटेंट तैयार किया जा रहा है कम्युनिटी के लिए, वो भी यहाँ पे देंगे, लेकिन कंटेंट उतना फ्रूटफुल नहीं होता है क्योंकि बहुत सारी योजनाएं चलती रहती है, कंटेंट बहुत बनता है जाता है, लेकिन असली बात यही है कि कैसे हम उनके डायरेक्ट संपर्क में रहें पेरेंट्स के, कि उनका जो सपोर्ट बच्चों के लिए मिलना चाहिए वो मिल पाए। तो बिना बच्चों के पेरेंट्स के सपोर्ट के टारगेट को अचीव करना मुश्किल है। तो इसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो आप सभी से अपेक्षा है कि आप लोग भी अपने स्तर से, हमारे जो बीओज हैं, डिप्टी बीओज होंगे जो अपने खंड स्तर पे, विकास खंड स्तर पे सारी शिक्षा को देखते हैं, तो उनके स्तर से भी समय समय पर अपने अनुसरणों या जो निरीक्षण करते हैं उस समय देखा जाए कि किस तरह से पेरेंट्स का सपोर्ट लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा। और अपने स्तर से भी आप लोग अपने स्तर से भी निर्देश देते रहें। और ये बहुत जरूरी है कि निपुण का जो मिशन मोड में, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये देखिए कि इतनी छोटे से काम को, जो हमारा बेसिक टारगेट है, उसके लिए भारत सरकार को मिशन चलाना पड़ रहा है। तो मिशन का मतलब ही है कि जहाँ सारे स्टेक होल्डर्स उसमें अपना योगदान देंगे और उसको सफल बनाएंगे, ताकि जो हमारे 1 से 3 तक का बच्चा जब कक्षा 3 पास करे तो वो जो है इस पूरे टारगेट को अचीव, जो उसके लक्ष्य रखे गए हैं निपुण के, उसको वो अचीव कर रहा हो। तो ये हमको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये मिशन मोड में है तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। और खासकर जो नीचे जो फील्ड से जुड़े हुए हमारे अधिकारी लोग हैं, उनको भी लगातार इसको मॉनिटर करना होगा। जब वो मंथली बैठक लेते हैं तो आपका एक एजेंडा ये बिल्कुल होना चाहिए कि इसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, ताकि वो दिक्कतें डाइट लेवल पे आए और स्टेट लेवल पे भी आए और उसको टाइम पे सॉर्ट आउट किया जा सके। तो यही सभी से अपेक्षा है कि हम सब मिलके इस मिशन को सफल बनाएंगे और सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे, और हमेशा लगातार हम इस पे नजर बनाए रखेंगे और इसकी प्रोग्रेस को चेक करते रहेंगे। तो इसी आशा के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। जेटी मैडम, इस पर चूंकि इस साल का जो एसएमसी ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो एफएलएन बेस ही होगा और लगभग ये भाषा गणित पे आधारित ही इसमें बात की जाएगी। चूंकि अभी डीजी सर से कांटेक्ट कर रहे हैं कि कितनी देर में आ रहे हैं, तो जो कम्युनिटी रेडियो वाली बात हम कर रहे थे, तो एक एपिसोड हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो प्लीज आप देखिए। और इसी तरह आपको हम इसको मेल के माध्यम से गूगल ड्राइव में दे देंगे, तो आप भी इनको स्कूलों तक जहाँ भी जो भी ग्रुप है उसमें पहुँचा देंगे, तो चलाएंगे तो बच्चों को काफी अच्छा मजा भी आएगा, कम्युनिटी में भी और टीचर्स को भी। तो एक हम रन कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल आसान लगेंगे। क ख गया हो ABC, सीखने का एक जुनून रहेगा। होगी ये भारत की सदी, शिक्षा से ना कोई दूर रहेगा। अब हर बच्चा ने पूर्ण बनेगा।
बढ़ेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा, अब हर बच्चा निपुण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा, पढ़ा लिखा भारत निपुण नया भारत, पढ़ा लिखा भारत नूतन निपुण भारत, शिक्षित परिपूर्ण भारत, नूतन निपुण भारत, शिक्षा संपन्न इंडिया, निपुण संतमय इंडिया। निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझे भाषा और गणना। सभी श्रोताओं को नूतन भारती का प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे नन्हे श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? दीदी हम ठीक हैं। सीखने की डगर कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, जिसे SCERT उत्तराखंड, रूम टू रीड इंडिया संस्था और USAID द्वारा तैयार किया गया है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है खेल खेल में जोड़ना, जिसकी रचयिता है शिप्रा जोशी जी। तो आओ खेल की दुनिया में खेल का आनंद लेते हैं। हम तैयार हैं दीदी। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? लूडो, कैरम बोर्ड, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो। आप कौन कौन से खेल खेलना सबसे अधिक पसंद करते हैं? हमें क्रिकेट खेलना सबसे अच्छा लगता है, परंतु कोविड की वजह से हमने घर के अंदर वाले खेल खेले, यानी कि इंडोर गेम्स। चलो हम सैनिटाइजर का प्रयोग करके दूर दूर खड़े होकर क्रिकेट खेल खेलते हैं। एक टीम गेंदबाजी करेगी, फील्डिंग टीम, दूसरी टीम बल्लेबाजी करेगी। अच्छा बताओ, प्रत्येक टीम में कितने सदस्य होते हैं? 11-11। दीदी रन तो मैं ले लेता हूँ, परंतु मुझे गिनना नहीं आता। तो चलो मैं बताती हूँ कि तुमको रन कैसे गिनना है। हाँ दीदी बताओ ना। एक छोर से दूसरे छोर पर एक रन हुआ, वह दूसरे छोर से वापस पहले छोर पर आने में दूसरा रन हो जाएगा। वह अगर गेंद मुड़कती हुई बाउंड्री से बाहर गई तो 4 रन हुए, चौका लग जाएगा। चौका? यदि गेंद सीधा बाहर जाती है तो चौका। तो चलो फिर शुरू करें खेल। लेकिन रन कौन गिनेगा? दीदी रन तो आशु गिनेगा, उसकी गणित अच्छी है। नहीं, आज हम मीनाक्षी को मौका देंगे। ठीक है। हम दोनों टीमों में बराबर बैट्समैन और बराबर बराबर बॉलर बांट लेंगे, जिससे सभी टीमों में बॉलर भी आ जाएंगे व बैट्समैन भी आ जाएंगे। अच्छा, बैट्समैन व बॉलर कौन होते हैं बच्चों? मैं तो अच्छा बैट्समैन हूँ। मैं अच्छा बॉलर हूँ। मैं बैटिंग और मैं बॉलिंग करूँगा। कमेंट्री कौन देगा? मीनाक्षी। लेकिन मीनाक्षी तो रन गिनने वाली है ना। ओह हाँ, तो फिर कमेंट्री गुड्डू कर लेगा। अच्छा, वेरी गुड। तो हो जाए शुरू। ये रमेश की पहली बॉल, राजन ने मारा छक्का, मीनाक्षी ने रन लिखना शुरू कर दिया, ये लगा चौका। स्कोर कितना हुआ? 97। शतक बनाने के लिए कितने रनों की आवश्यकता है? 3 रनों की। तुम्हें कैसे पता? दीदी एक शतक में 100 रन होते हैं, इसलिए हमने 97 के आगे 3 और गिने। आखिर दहाई के बाद सैकड़ा आ गया। बहुत खूब। तो चलो अब क्रिकेट पर कुछ देर के लिए ब्रेक लगाते हैं और आते हैं एक कविता पर। हाँ, आज मैं आपको क्रिकेट पर कविता सुनाती हूँ। कविता? राजन जी ने बनकर अलबेला, होश उड़ गए सबके ऐसा क्रिकेट खेला। रमेश बॉलर बॉल लेकर अकड़ा, राजन जी ने बैट पकड़ा। आंखें गोल घुमाकर बोले, फेंकना हमको होले। राजन की बात पर रमेश होले से मुस्कुराया, बॉल फेंकने में सारी ताकत को आजमाया। राजन जी ने मारा छक्का, रमेश बॉलर रह गया हक्का बक्का। वो हाथ जोड़कर बोला, तुम हो गुरु मैं हूँ चेला। राजन जी की बारी अब बॉलिंग की आई, बॉल को लेकर हाथ में खूब की घिसाई। राजन जी ने जोर लगाकर हाथ घुमाया, फिसली बॉल हाथ से विकेटों पर लगी फटाक से। बल्लेबाज की उड़ गई खिल्ली,
वो तो बन गया भीगी बिल्ली। ताली बाजी और किस्सा फैला, राजन जी अब बन गए छैला। आपको कविता अच्छी लगी? जी दीदी। अब चलो पहेली बूझते हैं। जी दीदी। 4 खंडों का नगर बना, 4 कुएं बिन पानी, चोर 18 उसमें बैठे लिए एक रानी। आया एक दरोगा, सबको पीट पीट कुएं में डाला। पहेली एक बार फिर से सुनो। 4 खंडों का नगर बना, 4 कुएं बिन पानी, चोर 18 उसमें बैठे लिए एक रानी। आया एक दरोगा, सबको पीट पीट कुएं में डाला। ये क्या है दीदी? सोचो सोचो, ये एक इंडोर गेम है। कैरम बोर्ड। बहुत अच्छा, सही जवाब। अब दूसरी पहेली। 11 लोगों वाली किसकी टीम होगी? क्रिकेट। 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99। अच्छा, 99 के पश्चात 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 100। अच्छा तो बच्चों, आज हम गृह कार्य में क्रिकेट की फील्ड बनाएंगे, उसमें सुंदर रंग भरेंगे व दोनों टीमों के सदस्यों के कपड़ों में भी अलग अलग रंग भरेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन बॉलर अर्थात फील्डिंग टीम का है और कौन बल्लेबाजी टीम से है। फिर क्या करेंगे कि एक पेपर पर दोनों टीम के 11 खिलाड़ियों के नाम लिख देंगे और फिर एक किताब लेंगे जिसमें लगभग 200 के आसपास पेज हो। दीदी, इसमें फिर रन कैसे बनेंगे? बताती हूँ। आपको रन बनाने, आउट करने के लिए किताब को खोलनी है और किताब के बाईं ओर वाले पेज नंबर की आखिरी संख्या जैसे कि 20, तो आखिरी संख्या क्या है? 0। तो क्या हुआ आउट? और अगर आया 26 तो 6। और अगर आखिर में 6 से ऊपर कोई भी संख्या आई तो वाइड या नो बॉल। और अंत में आपको इन्हें जोड़कर टीम का टोटल भी पता लग जाएगा और प्लेयर का भी। तो प्यारे बच्चों, खेलेंगे ना आप भी ये खेल? जरूर खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, दीजिए मुझे इजाजत। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई कहानी, कविता व अभ्यासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दीदी। तो आओ हम सब मिलकर ये कसम उठाए आज, घर पर भी सीखेंगे हम, चाहे दिन हो या हो रात। मैं जहाँ, सीखना वहाँ। निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। इसी तरह के 30 एपिसोड जो हैं हम लोगों ने बनाए हैं और इसको कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से जैसे अगर इसको प्रसारित करते हैं तो ये थोड़ा सा जो है कुछ अवेयरनेस और कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। कई बार बच्चों के और अभिभावकों की कुछ न कुछ भाषा और गणित की चीज़ें, गणित से संबंधित भी हैं, भाषा से भी हैं, ईवीएस से संबंधित भी हैं। तो ये इस तरह के एपिसोड हैं, एक आपको दिखाया था। हमारे बीच में राज्य परियोजना कार्यालय से राज्य समन्वयक जो हैं योगेंद्र नेगी जी हैं और नूतन भट्ट हैं। तो चूंकि अब ये एफएलएन के लिए स्पेसिफिक यहाँ पर चूंकि ये बात हुई थी एसपीडी सर के साथ जो मिशन डायरेक्टर भी हैं एफएलएन के, कि जब तक हम इसमें एफएलएन के लिए अलग से जो है स्टेट कोऑर्डिनेटर नियुक्त नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। तो अब जो भी डीपीओ और डीपीओ से जो भी कोऑर्डिनेशन होगा वो आप दोनों के द्वारा होगा। तो आप अपना परिचय स्वयं दें और सभी लोगों के साथ जो है कुछ अगर आप अपनी बात कहना चाहते हो नेगी जी और भट्ट मैम तो ज़रूर आप कहिए, ताकि चीज़ें जो है फिर कहीं कम्युनिकेशन गैप के रूप में नहीं रहनी चाहिए। भारत एफएलएन कार्यक्रम के तहत आयोजित इस ओरिएंटेशन कार्यशाला में राज्य परियोजना कार्यालय की तरफ से मैं योगेंद्र सिंह नेगी राज्य समन्वय के रूप में वर्तमान में यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ।
तो जैसे सुबह 10 बजे हम लोगों के भी एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआ था, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही सूचनाओं के आदान प्रदान में। तो सूचनाएं प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पा रही। कई जिलों की शिकायत है कि हमें मेल नहीं मिल पा रहे। तो उसके लिए हमने आज ही यहाँ राज्य स्तर पे निपुण भारत की एक मेल आईडी जनरेट की है। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग उसको नोट कर लें। जो मेल आईडी है बहुत सिंपल है, निपुण UK 2020@gmail.com। और आपका भी, क्योंकि दो लोग इसको जो है कंटिन्यूअस स्टेट में देखते रहेंगे, तो जो भी क्वेरीज होंगी आपके नंबर्स भी जो है DCs के द्वारा शेयर हो जाएंगे। तो जो भी कहीं पर बातचीत होती है तो तुरंत ही जो है उनका समाधान स्टेट लेवल से आप लोग कर लें। तो अधिकारीगणों का नमस्कार। जो एक दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज यहाँ SCRT द्वारा किया गया है, उसके लिए अगर आपकी किसी भी प्रकार की इससे संबंधित अगर कोई जानकारी या किसी भी प्रकार की क्वेरीज होंगी तो आपको सर ने ईमेल आईडी बता दी है। और हम भी अपेक्षा करते हैं कि आप समय से हमें जो भी सूचनाएं हमें चाहिए होती हैं उनको भी समय से ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है उसके माध्यम से हमें पहुंचा दें। धन्यवाद। थैंक यू। मुझे लगता है क्योंकि सर का मैसेज अभी आया था कि किसी कार्यक्रम में वो व्यस्त हैं और डिले हो जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग और स्क्रीन ट्रेनिंग जो है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं हो पाती है। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी तो सर क्या हम जो है अपना सेशन समाप्त कर दें आज का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर सकते हैं। तो मैं आप सभी जो भी हमारे जनपदों से कोई अगर क्वेरीज हो तो उन क्वेरीज को ले सकते हैं। अदरवाइज जनपदों से जुड़े हुए सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी, डाइट प्राचार्य, हमारे सभी खंड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी, जितने भी सहयोगी साथी, जिला समन्वयक और जितने भी हमारे शिक्षक साथी इसमें जुड़े हैं, मैं आप सबका जो हूँ हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने इसको बेहतर और एक पूर्ण मनोयोग से समझा होगा। और चूंकि बहुत निपुण भारत 358 पेज की गाइडलाइन है और उसको इतने शॉर्ट में कर पाना बड़ा संभव नहीं है। तो जो भी चीजें आई होंगी उनको आप और आगे जहाँ पर भी जिस स्तर पर भी जब भी कुछ इस तरह की मीटिंग होती है तो उसमें आप उनको जो है एक बार जरूर इन्फॉर्म करते रहिए, उनका जो है सुपरविजन करते रहिए। और जो भी चीजें धरातल पे होनी है उनके लिए आप अपना जो टाइमलाइन है, जो भी चीजें हैं वो आप तय कर सकते हैं। तो बाकी क्योंकि आप कई चीजों पे हम लोग कई बार जुड़ेंगे, कई बार जो है बातचीत होंगी और कंटिन्यूटी में जब हम लोग रहेंगे तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। बाकी जो ये स्क्रीन पे आपका जो है ये जो लिंक है ये टीचर्स को देना है ताकि वो अपना जो है फॉर्म जिसको हम करें डेडिकेटेड टीचर का गूगल फॉर्म, इसमें भर करके जिन टीचर ने भर दिया वो दोबारा ना भरे। तो ये आप लोग भर करके जो है सभी जितने भी अधिकारी हैं अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आपका टीचर्स का है, और टीचर्स केवल वो भरेंगे जो क्लास 1, 2, 3 को पढ़ाते हैं भाषा गणित, बाकी न भरें। आप भी देखें कि केवल वही टीचर जो है हमारे फिर ट्रेनिंग के लिए जिनको आपको लिस्टिंग करनी है वो टीचर इसको जो है भरेंगे। तो मैं आप सभी का और विशेष रूप से संयुक्त निदेशक महोदय, उप निदेशक महोदय SCRT का धन्यवाद करूंगा। आप सभी का, आपने बड़े मनोयोग से इन बातों को सुना, तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।